ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। खैर, तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि कुरान की अगर प्रिजर्वेशन की बात की जाए, प्रिजर्वेशन के जो स्टेजेस 3 हैं, और लाइटिंग थोड़ी कमी रही बेटा, आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैं बगैर लाइट के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन गर्मी थोड़ी सी बर्दाश्त हो रही है, तो बहरहाल ऐसे हो जाएगी पढ़ाई। आपको मेरे देखने से ज्यादा मेरे सुनने पे जो फोकस करना है। एनीवेज, कुरान की प्रिजर्वेशन की 3 स्टेजेस हैं, लेकिन कंपैरिजन की 2 स्टेजेस हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास जो है वो स्टेज नंबर 1 ड्यूरिंग प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ टाइम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दुरूद पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो हुजूर के दौर में पूरा कुरान लिखा गया, जी हाँ, याद किया गया, जी हाँ। क्या जो कुरान लिखा गया वो गैदर्ड था? जी नहीं। क्या था? स्कैटर्ड था। किस फॉर्म में स्कैटर्ड था? पीसेस। पीसेस के नाम क्या थे? वुड, स्टोन्स, बोन्स, लेदर, लीव्स और एनिमल स्किन्स। इन द रूलिंग पीरियड ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो कि मैं तफसील से नहीं बताऊंगा, बात उसमें कई बार हो चुकी है। In the ruling period of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, false prophet जो है वो one of the false prophets by the name of मुसलमा, उसकी वजह से एक जंग हुई, इसका नाम था बैटल ऑफ यमामा। वो फास बहुत सारे शहीद हुए, तो it made हजरत उमर worried, and उमर thought कि अगर हमने फौरन कुरान कंपाइल नहीं किया तो we may miss some few verses of कुरान, या फिर हमसे कुछ कुरान का पार्ट मिस हो जाएगा, या फिर हमसे जो है ऑथेंटिसिटी पे कोई ना कोई डाउट क्रिएट होगा। So we should be compiling Quran immediately. Immediate compile करने से कुरान compile भी होगा, text preserve भी होगा, authenticity check भी हो जाएगी, क्योंकि उसकी checkers यानी proof readers उस वक्त जिंदा थे, जिनको हम लोग बोलते हैं हुफाज यानी कि memorizers। अदर सिद्दीक ने टास्क ज़ैद बिन साबित को दिया। ज़ैद बिन साबित ने, जो कॉशियस नहीं, सुपर डुपर डुपर कॉशियस ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो बहुत सारे जो है वो असेसमेंट के बाद जो है कुरान को बुक फॉर्म में प्रिपेयर किया, जिसका नाम था मसफ। मसफ वाज गिवन टू अबू बकर सिद्दीक, इट वाज देन ट्रांसफर्ड टू हज़रत आयशा, then to Hazrat Umar, and then to Hazrat Hafsa. Eventually the copy became to be known as Musaf Hafsa. कि मैंने लाइट रिवीजन आपको दिया, कि तफसील में इसकी आपसे जो है वो डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी 2 क्लासेस में कर चुका हूँ। Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला when he became the caliph, by the time when he became the ruler of Muslim community, उससे पहले Islamic empire had expanded greatly. अब उमर के दौर में Muslims captured Syria, Egypt, Jerusalem, Persia and Iraq. उस्मान के दौर में we conquered unconquered provinces of Persia, and we also had expanded up till North Africa, जिसको हम करंट बातें में लीबिया और मोरक्को बोलते हैं। तो उस्मान के दौर में एक्सपेंशन बहुत सारी हुई, और इतने सारे एरियाज के जो लोग थे, जब वो भी कन्वर्ट हुए, तो बहुत सारे एरियाज के जो लोग थे, या बहुत सारे प्रोविंसेस जो लोग थे, वो बोलते तो अरबिक थे, लेकिन उनके एक्सेंट्स में वेरिएशन थी, और एक्सेंट में वेरिएशन की वजह से प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग में जो है वो फर्क आया, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ। सो इन द रूलिंग पीरियड ऑफ उस्मान, हज़रत उस्मान के पहले 6 साल अभी चल रहे थे रूलिंग पीरियड के, क्योंकि 12 साल की आपकी कैलिफेट थी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जो पहला प्रॉब्लम, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से एक प्रॉब्लम आया, वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डायलेक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट वाज रिपोर्टेड बाय 2 पीपल। नंबर 1 हज़रत अनस बिन मालिक, जो कि फेयर से रिपोर्ट लाए थे, जहां मुसलमानों में छोटे-छोटे क्वार्टल स्क्वैबल्स हो रहे थे बिकॉज़ ऑफ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। और दूसरी रिपोर्ट लेकर आया था हुज़ैफा, हु वाज ब्रिंगिंग दैट रिपोर्ट फ्रॉम द बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स में आर्मी जो डिफरेंट एरियाज की थी, डिफरेंट डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स की वजह से उनमें भी छोटे-छोटे से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। तो उस्मान ने was रिपोर्टेड के डायलेक्ट की या प्रोनाउंसिएशन की वजह से मुसलमानों में बहस और मुबाहिसा हो रहा है, तो उस्मान ने रियलाइज ये किया था, जो कि अभी पार्ट बी में, दोनों पार्ट बी में पॉइंट यूज होगा, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। Usman thought, if I am going to allow recitation of Quran in different dialects, it would lead Muslim community towards different pronunciations, and these different pronunciations would be giving us different meanings and different laws. If from the same text we will be following different meanings and different laws, Muslims will be having disunity among them due to practicing non-uniform laws. तो प्रॉब्लम था डिफरेंट डायलेक्ट की वजह से मीनिंग्स का डैमेज होना, और मीनिंग्स अगर एक बार खराब हो गई तो ऑथेंटिक टेक्स्ट होने के बावजूद उसकी इंटरप्रिटेशंस जब राइवल आएंगी या कॉन्ट्रडिक्टरी आएंगी, मुसलमानों में सिर्फ बहस मुबाहिला और झगड़ा, और मुसलमानों में जो है वो डिस्टेंस बढ़ना है। Usman thought कि ये प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन which was produced by Usman was, let's compile Quran for one more time and let's decide one similar dialect of Quran. With a similar dialect of Quran, we will be having same pronunciations. With the same pronunciations, Muslim will be having same meanings, the same laws from the same text. And with the same meaning and same laws, if you are going to practice same meanings and same laws, Muslims will be having uniform practices, and because of uniform practices, Muslims will be having unity stronger than before among themselves. So Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ने ये फैसला करने के लिए, या इस काम को करने के लिए, आपने 4 लोगों को असाइन किया। हज़रत ज़ैद बिन साबित के साथ 3 असिस्टेंट्स अपॉइंट हुए, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल रहमान बिन हारिस, साद बिन अलास। उस्मान ने इन 4 हज़ार से कहा कि आपको काम ये करने, decide dialect with consensus. They discuss, and these 4 amazing people, they concluded that
Quran should be recited in the dialect of Quraysh because it was a superior dialect. Why it was superior dialect? Because it was a dialect of Hazrat Muhammad peace upon him. और जिस डायलेक्ट में प्रॉफिट बात करते थे उसी डायलेक्ट में सबसे एक्यूरेट या क्लोजेस्ट मीनिंग्स आ सकती हैं. तो फिर हमने आपको यहाँ पर कुछ चीजें याद करवाना शुरू कर दी थी. हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया? कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट. उस्मान ने कुरान की क्या चीज प्रिजर्व की? एक्यूरेट मीनिंग्स प्रिजर्व की. एक्यूरेट मीनिंग्स के लिए उस्मान ने क्या चीज जो है वो फाइनलाइज की? वो था सिमिलर डायलेक्ट. कौन सा? कुरैश. क्योंकि सुपीरियर था, क्योंकि it was a dialect of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. फिर उस्मान ने इनसे एक और अर्ज की कि now when you are recompiling Quran, तो अब आप कुरान को उस सीक्वेंस में लिख दें जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जगह बताई थी. सो कुरान की दो सीक्वेंस हैं, अर्शी और फर्शी. अर्शी जो अर्श पर डिसाइड की अल्लाह ने, फर्शी जो फर्श पर डिसाइड की अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. अर्शी सीक्वेंस नुज़ूल के एतबार से, फर्शी सीक्वेंस हुजूर के एतबार से. तो अर्शी सीक्वेंस वो है जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ. द फर्स्ट सूरा वाज सूरह अलक, द सेवेंथ सूरा वाज सूरह फातिहा, द 40th सूरा वाज सूरह नास एंड द लास्ट सूरा वाज सूरह जो है वो माइदा. ये थी अर्शी सीक्वेंस जो कि नुज़ूल यानी हाउ कुरान वाज रिवील्ड एंड व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ रेवलेशन ऑफ कुरानिक वर्सेस एंड चैप्टर्स. लेकिन जो फर्शी सीक्वेंस है वो सूरह फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पर खत्म होती है. प्रॉफिट ने फर्शी सीक्वेंस जो कि प्रॉफिट की डिसाइडेड और बताई हुई सीक्वेंस है, वो प्रॉफिट ने कहाँ समझाई? एक स्क्राइब्स को बता के, दूसरा तरावी में सुना के. तो प्रॉफिट ने ये सीक्वेंस स्क्राइब्स को बताई कि ये सीक्वेंस से कुरान भी लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है. इससे कुरान के बड़े चैप्टर्स पहले, स्मॉलर चैप्टर्स बाद में आएंगे. तो कुरान विल बी इजियर टू मेमोराइज, कुरान विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. और फिर प्रॉफिट ने यही वाली सीक्वेंस जब तरावी में पढ़ के सुना दी तो इट वाज इजियर ऑब्वियसली कि कुरान इसी सीक्वेंस में याद करके जब तरावी में सुनाएंगे तो तरावी भी जिंदा रहेगी और तरावी में उसी सीक्वेंस से हुफाज कुरान सुनाएंगे. जो सीक्वेंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे, जिसको हम बोलते हैं सुन्ना सीक्वेंस रिसाइटेड बाय हजरत मोहम्मद पीस ऑन ड्यूरिंग रमजान इन तरावी प्रेयर्स. एक मिनट में दीजिएगा, मैं खिड़की बंद करूं, शोर की वजह से पढ़ा नहीं पा रहा. तो फिर ओल्ड कॉपी में और नई कॉपी में यहाँ तक दो फर्क आ गए थे. ओल्ड कॉपी में डायलेक्ट इंस्ट्रक्टेड नहीं था, नई कॉपी में डायलेक्ट इंस्ट्रक्टेड था. कौन सा? कुरैश. ओल्ड कॉपी की सीक्वेंस अर्शी थी यानी नुज़ूल के एतबार से. न्यू कॉपी की सीक्वेंस फर्शी है यानी कि हुजूर के एतबार से. ताज कंपनी के कुरान के बैक साइड में दोनों अर्शी और फर्शी सीक्वेंस लिखी हुई होती है. तो फर्शी सीक्वेंस की सिग्निफिकेंस मैं फिर बता देता हूँ आपको. इफ यू आर रीडिंग कुरान नाउ इन फर्शी सीक्वेंस, it is easier to read, it is easier to memorize, it is easier to understand. मैंने आपको बताया है ना, longer सूराज में लैंग्वेज इजी है, smaller सूराज में लैंग्वेज पोलिटिक है. तो अगर कुरान पढ़ना शुरू करो तो शुरू की आयत आसान है पढ़ने में, आसान है याद करने में और आसान है समझने में. फिर अगर भले if you are understanding Quran, if you are reading Quran, if you are memorizing Quran, तो bigger chapters first, smaller chapters later, ये उसकी लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से भी आसान है. दूसरा, इसको तरावी में पढ़ने में भी ऐसे ही याद करके पढ़ाना आसान और वही सुन्नत को जिंदा रखने के लिए वो जरूरी है. और अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है बिकॉज यू आर रीडिंग लॉन्गर चैप्टर्स फर्स्ट, स्मॉलर चैप्टर्स लेटर. तो आप डिटेल्स कुरान की पहले पढ़ते हैं और उसके बाद आप उसकी समरीज जब पढ़ते हैं तो आपको डिटेल्स भी समझ आती हैं, समरी भी समझ आती है. ऐसा सवाल कभी आया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कैन मे आस्क अ क्वेश्चन, what is the significance of the Furshi sequence and why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Usman instructed to change the sequence of Quranic chapters and verses. Though Quran was revealed in different sequence, lekin Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam told another sequence. Why was that so? What was the reason behind that? What was the significance behind that? तो प्रॉफिट हजरत उस्मान ने इनको तीसरा काम जो दिया वो है कि कंपेयर द न्यू कॉपी विद मसहफ हफ्सा. एक बार कॉशियसली फिर चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वर्डिंग की या कोई जो है वो हमारे पास प्रिंटिंग या मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक आ जाए. तो इससे पहले कि हम आगे जाए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक स्टेटमेंट ऐसा है जो आपने उस दिन मुझे टाइप करके भी दिया था. उस स्टेटमेंट में यहाँ पर पूरी की पूरी वर्किंग कवर हो जाती है और वो वर्किंग जो है वो स्टेटमेंट को याद करने में बड़ी आफियत है. उसमें आपकी वर्किंग का कोई भी चांस मिस नहीं होता. और मैं जब क्लास एंड कर रहा था फ्राइडे की तो कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन थी, उन्होंने दोबारा से सवाल पूछा था. हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कॉपी भी ऑथेंटिक थी, हज़रत उस्मान ने जो बनाई कॉपी वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन दोनों कॉपीज में से हज़रत उस्मान की कॉपी की अथॉरिटी ज्यादा है. तो ऑथेंटिक बोलना इसलिए मुनासिब नहीं कि फिर दूसरी कॉपी अनऑथेंटिक साउंड करती है. तो दोनों कॉपीज को ऑथेंटिक ही बोला जाएगा. पर अब हम जब लिखेंगे इसको तो हम हज़रत उस्मान की कॉपी को बोलेंगे अथॉरिटेटिव. तो मैंने स्टेटमेंट याद कराया था, एन अथॉरिटेटिव कॉपी वाज मेड इन द डायलेक्ट ऑफ कुरैश विद रिवाइज्ड सीक्वेंस फ्रॉम सूरह फातिहा टू सूरह नास आफ्टर कंपैरिजन विद मसहफ हफ्सा.
हाँ, उस्मान को कॉपी दी गई, कॉपी की आपने और कॉपीज बनवा के सर्कुलेट कर दी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इस्लामिक एम्पायर, जिनमें प्रोविंसेस के नाम हमने ऐसे याद किए थे, पर्शिया, इराक, सीरिया, इजिप्ट वगैरह। ओल्ड कॉपीज हैड टू बी बर्न, क्योंकि उस्मान अगर पुरानी कॉपीज को आग ना लगाते तो मुसलमानों में दो कुरान होते, दो कुरान होने की वजह से मुसलमानों में वर्जन्स भी डिफरेंट होते, मुसलमानों में फर्दर गैप्स आते, फर्दर ग्रुप्स आते, सेक्टेरियन गैप मुसलमानों में और जनरेट होता, और जो कॉज था मेनली कुरान को रिकम्पाइल करने का, यूनिटी मेंटेन करने का, वो और ज्यादा बैडली डैमेज होता। उस्मान की खिदमत की बजाय और मुसीबत मुस्लिम उम्मा में आती और मुसलमान में और इंतशार फैलता। फॉर द सेक ऑफ यूनिटी ऑफ मुस्लिम, उस्मान हैड टू बर्न द ओल्ड कॉपीज ऑफ कुरान। तो सर खुरम ये बताएं कि ओल्ड कॉपी कहाँ रखी हुई है? कहीं नहीं रखी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मसफ़े हफ्सा था, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ जाया हो गया, खत्म हो गया। तो एक ही कॉपी जो एग्जिस्ट करती है वह उस्मान वाली है, उसकी ओरिजिनल टर्की में मौजूद है, और उसकी फोटो कॉपी मस्जिद नबी के सामने जो म्यूजियम मौजूद है, जो लाइब्रेरी मौजूद है, म्यूजियम के साथ ही उस लाइब्रेरी में वो कॉपी मौजूद है, जिसकी आप फोटो कॉपी वहां देख सकते हैं। फोटो कॉपी मतलब वो भी बहुत अमेजिंग किस्म की उन्होंने बनाई है, ऐसी फोटो कॉपी जो मार्केट में देखते हैं। तो फिर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब मैं आपको एक बार और रिकॉल, हज़रत उस्मान को जामिल कुरान बोलते हैं बिकॉज़ ऑफ अमेजिंग सर्विसेज फॉर कुरान, और ये टॉपिक हमेशा इस स्टेटमेंट पे खत्म होना चाहिए। द कॉपी वी यूज टुडे इज सिमिलर टू द कॉपी कंपाइल्ड इन द रूल ऑफ हज़रत उस्मान। इससे पहले कि टॉपिक खत्म करें, पार्ट बी की तरफ जाएं, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू गाइस फॉर वन लास्ट टाइम, जो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की क्या चीज प्रिजर्व की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की क्या चीज प्रिजर्व की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान क्या प्रिजर्व किया? कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रिजर्व था प्रॉफिट के दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कंप्लीट टेक्स्ट प्रिजर्व किया, ऑथेंटिक टेक्स्ट में उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की। उस्मान ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया? एक्यूरेट मीनिंग्स। एक्यूरेट मीनिंग्स के लिए क्या सजेस्ट किया? सेम डायलेक्ट। कौन सा डायलेक्ट? कुरैश, क्योंकि वो सुपीरियर था। It was superior because it was a dialect set, or it was a dialect of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ओल्ड कॉपी और न्यू कॉपी के दो फर्क क्या थे? ओल्ड कॉपी में डायलेक्ट इंस्ट्रक्टेड नहीं था, नई कॉपी में डायलेक्ट इंस्ट्रक्टेड था। ओल्ड कॉपी की सीक्वेंस अर्शी थी, नई कॉपी की सीक्वेंस फर्शी थी। फर्शी सीक्वेंस प्रॉफिट ने कहाँ बताई? एक स्क्राइब्स को बता के, दूसरा तरावी में सुना के। तो हजरत जो है वो उस्मान के दौर में जो कॉपी बनी, वही कॉपी आज हम लोग यूज करते हैं। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन मोर टाइम कि ये जो दौर है, इसमें कुरान जब लिखा गया उसमें जेर जबर पेश यानी डॉटिंग एंड वॉवलाइजेशन नहीं थी, क्योंकि अभी कुरान अरब्स में है। अरब्स कुरान पढ़ेंगे तो उनको जेर जबर पेश, डॉटिंग और वॉवलाइजेशन की जरूरत आज भी नहीं है। जब इस्लाम और फैला, इस्लाम अजमों में पहुंचा यानी नॉन अरब्स में पहुंचा, तो नॉन अरब्स यानी मैं और आप, अब हम आज भी जब भी अरबिक पढ़ते हैं तो हमें डॉटिंग, वॉवलाइजेशन और जेर जबर पेश की जरूरत है। जब कुरान अजमों में पहुंचा, वो दौर बहुत बात का है, हज़रत हुसैन की शहादत के भी बात का है, तो वो हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था जिसने डॉटिंग एंड वॉवलाइजेशन की थी कुरान के लिए। तो वो जेर जबर पेश कुरान की कंपाइलेशन से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, वो कुरान में एक एडिशनल फीचर है, वो हमारे सिलेबस से भी बाहर है, लेकिन इसको इसलिए आपको बता दिया गया ताकि कल को आपको कोई बात बोलेगी उस्मान ने काम किया तो ये बात छूट है। ये काम करने वाला जो शख्स था उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। अब हमारे दो पार्ट बीस रह गए थे। आप लोग अपनी वर्कबुक नंबर 2 के उसी पेज पे आ जाए जहाँ पर आप काम कर रहे थे, ताकि मैं आपको पार्ट बी करवा के आगे बढ़ जाऊं। चलिए सर, आप लोग पेज नंबर 10 या 11 पर आ गए होंगे। लिखें क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी, डायलेक्ट का मतलब इमन एक्सेंट होता है, एक्सेंट। क्वेश्चन बी लिखो बेटा जल्दी से, शाबाश। Why the first Muslim community? Why the first Muslim community felt the need of compiling Quran? Why the first Muslim community felt the need of compiling Quran? पेज नंबर 11 पे आ गए होंगे ना आप लोग, तो हमने तो 3 पैराग्राफ कर लिए ऑलरेडी। पेज नंबर 11 पे हो सकेगा ये काम।
हमजा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है लास्ट क्लास की, मेरे ख्याल से ईद का 3rd डे था और मैंने वो रिकॉर्डिंग जो है वन ड्राइव के फोल्डर में डाल दिया। आप फोल्डर चेक करके सवाल पूछते थे तो आपको सवाल ही ना पूछना पड़ता। P3 हो चुका है उसी दिन, हमने लास्ट क्लास में P3 भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट बी रह गए थे, वो कर रहे हैं। Why the first Muslim community felt the need of compiling Quran? Felt the need of compiling Quran. अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं, why the first Muslim community compiled Quran? First Muslim community कौन है? First Muslim community जो है ये first Muslim generation है। First Muslim generation कौन है? These were the immediate followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये जो प्रॉपर्टी इमीडिएट फॉलोअर्स हैं, इनका एक और नाम क्या है? कंपेनियंस। ये जो कंपेनियंस हैं, इनमें बहुत मशहूर कंपेनियंस अशर मुबशरा, द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस हैं। उन 10 ब्लेस्ड में पहले जो 4 हैं उनको खुलफाए राशिदीन, द राइटली गाइडेड कैलिफ्स बोलते हैं। और ये जो हजरात हैं कैलिफ्स, ये कहलाते हैं सक्सेसर्स ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। मैं इतनी सारी जो बातें आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि जो क्वेश्चन पास पेपर 2009 में आया, it is not necessary that examiner is going to use a similar words or similar phrases. Obviously, examiner is going to twist the question, and examiner would try his or her level best कि आपको किसी तरह से confuse करे, जो चीज prepared है आपको लगे आपने उसकी तैयारी नहीं की। Why the first Muslim community compiled Quran? यही सवाल पूछ रहा है ना। फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी ने कंपाइल क्यों किया कुरान? एक्चुअली फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी के 2 लोगों ने कुरान कंपाइल करने का डिसीजन लिया था। फर्स्ट कैलिफ अबू बकर, थर्ड कैलिफ हजरत उस्मान। फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी ने कुरान कंपाइल किया, वजह 2 लोग थे, अबू बकर, हजरत उस्मान। तो रीजंस तो अबू बकर सिद्दीक और उस्मान के आएंगे, कोई भी वर्ड आ जाए। ये सवाल यूं भी आ सकता है, व्हाई कैलिफ्स डिसाइडेड दैट कंपाइल मस्ट बी, कुरान शुड बी कंपाइल्ड। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, व्हाई द सक्सेसर्स ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम कंपाइल्ड कुरान। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, why the companions of Prophet peace upon him decided to compile Quran soon after the demise of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसी तरह से ये सवाल यूं भी आ सकता है, why the first generation of Muslims compiled Quran. अगर वो फर्स्ट जनरेशन बोले, फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी बोले, सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट बोले, कैलिफ्स बोले, इमीडिएट फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट बोले, जो भी बोलेगा, कुरान कंपाइल करने के रीजंस तो वही होंगे ना जो रीजंस थे। 2 रीजंस हजरत अबू बकर सिद्दीक के थे, 2 रीजंस हजरत उस्मान के थे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना और बीच में टाइपिंग शाइपिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल है। पहली बात तो ये कि आप रीजंस तो अबू बकर सिद्दीक हजरत उस्मान के लिखेंगे, लेकिन प्लीज डू रिमेंबर दैट समबडी पोज्ड दिस क्वेश्चन इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल। हमारे सिलेबस में हेडिंग की ना कोई वर्थ है ना इजाजत है। सो इफ अ स्टूडेंट इज मेकिंग अ हेडिंग, तो एक तो मसला ये कि वो एक बैड इंप्रेशन जाएगा, दूसरा उसकी कोई वैल्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, तीसरा उसका टाइम भी जाया होगा। तो आप हेडिंग डाल के कोई भी काम करेंगे वो नहीं चलेगा। ऑब्वियसली व्हेन आई एम हैविंग अ डिस्कशन विद यू गाइस, मैं वर्कबुक में आपको की पॉइंट सिखवाता हूँ, तो मैं आपको हेडिंग्स इसलिए डलवाऊंगा, यार ये फर्स्ट कैलिफ के रीजन लिख दो हेडिंग डाल के, ये थर्ड कैलिफ के रीजन लिख दो हेडिंग डाल के। अब वो सिद्दीक के ये रीजन थे, उस्मान के ये रीजन थे। लेकिन आप जब आंसर लिखोगे तो यू मस्ट नॉट बी राइटिंग योर आंसर इन पॉइंट फॉर्म। उसकी तो इजाजत नहीं है सिलेबस में, क्योंकि एग्जामिनर बोलता है यू मस्ट राइट इन कंटीन्यूअस प्रोज, आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप हेडिंग्स डाल के नहीं लिख सकते, आप बताएंगे अबू सिद्दीक फेल्ट दैट, अबू सिद्दीक आल्सो डिसाइड टू कंपाइल कुरान बिकॉज ऑफ दैट। आपको अपने आंसर में ही पैराग्राफ फॉर्म में इसको यूज करना है, हेडिंग देके काम नहीं हो पाएगा। तो वर्कबुक के आंसर्स अगर कोई फाइनल्स में लिख के आ जाए हेडिंग वाले और पॉइंट वाले, तो उसको लेवल 2 भी स्कोर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पैटर्न नहीं है। हमारा सिलेबस यही वाले पॉइंट्स की डिटेल पैराग्राफ फॉर्म में जाएगी। तो 2 रीजन अबू बकर सिद्दीक के हैं, 2 रीजन उस्मान के हैं। पहले याद कर लो मेरे साथ, ताकि ये आंसर बिल्कुल भी परेशान कभी ना करे। यही सवाल जो है वो यूजुअली पार्ट बी में आता है। मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ, अबू बकर सिद्दीक ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया? अबू बकर सिद्दीक ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया? एक्यूरेट टेक्स्ट कहां से आ गया भाई, क्या कर रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया? कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट। क्योंकि टेक्स्ट तो प्रॉफिट के दौर में प्रिजर्व था। अबू बकर सिद्दीक ने ये चेक किया कि ये जो कंपाइल है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ये जो कंपाइल किया ये ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक। अब सुनना मेरी बात, अबू बकर सिद्दीक ने क्या प्रिजर्व किया? कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट ना। तो अगर आपसे सवाल पूछे व्हाई कैलिफ्स कंपाइल्ड कुरान या फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी कंपाइल्ड कुरान, तो आप पहला रीजन क्या लिखो? अभी लिखना नहीं, सिर्फ याद करो मेरे साथ। The first Muslim community compiled Quran because they wanted to preserve complete and authentic text of Quran.
तो एक रीजन अबू बकर सिद्दीक का आपको ऑलरेडी मैंने लेक्चर में याद कराया हुआ। अब ये नहीं कि अलग से रट्टा मारने बैठ गए हैं, लेक्चर सुन लिया है तो उसका मतलब चीज याद हो गई। अब बताओ हज़रत उस्मान ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया? हज़रत उस्मान ने कुरान का क्या प्रिजर्व किया? वेरी नाइस। बहुत सारे लोग अभी भी डायलेक्ट लिख रहे हैं, डायलेक्ट जवाब सही नहीं है। उस्मान ने सुबहाना सही पता नहीं क्या कर रही है, मैं इतनी बार रिपीट भी कर चुका हूँ। उस्मान क्या प्रिजर्व करेंगे? कंप्लीट एक्यूरेट मीनिंग्स। उस्मान ने एक्यूरेट मीनिंग्स के लिए क्या सजेस्ट किया? सेम डायलेक्ट। उस्मान ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस्मान को क्या चाहिए? एक्यूरेट मीनिंग्स और मुसलमानों में यूनिटी। तो ये दूसरा एक और रीजन पहले से आपको याद है। उस्मान कंपाइल्ड कुरान टू प्रिजर्व द एक्यूरेट मीनिंग्स ऑफ कुरान। तो पहले कोई भी बच्चा रीजन लिखेगा तो बोलेगा भाई फर्स्ट कैलिफ कंपाइल्ड कुरान to preserve complete and authentic text of Quran. The third caliph recompiled Quran to preserve the accurate meanings of Quran, and for the accurate meanings of Quran, he decided to suggest a similar dialect, which was a dialect of Quraysh. तो दो रीजन तो आप लोग को याद है ना? दो रीजन आपको और कैसे लिखने और याद करने में आपको वो मीनवाइल समझाऊंगा। तो आप पहले हेडिंग दो ताकि साथ साथ राइटिंग भी होती रहे। लिखो फर्स्ट कैलिफ। फर्स्ट कैलिफ की हेडिंग दो। याद रहे कि फाइनल्स में आपको हेडिंग देने की इजाजत नहीं है। लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट कैलिफ की हेडिंग आ गई। पहला पॉइंट, to preserve complete and authentic text of Quran. To preserve complete and authentic text of the Quran. Complete and authentic text of Quran. अच्छा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मैंने लेक्चर्स में कहीं कवर नहीं किया क्योंकि मैंने पार्ट बी के लिए एक सेपरेट पॉइंट रखा हुआ था। इमेजिन करो कुरान कंपाइल कभी भी नहीं होता। अगर कुरान कंपाइल नहीं होता तो कुरान बुक फॉर्म मिनी पीसेस के फॉर्म में होता। लेट्स से मलिक साहब के पास 30 पीसेस होते, भट्ट साहब के पास 10 पीस होते और शेख साहब के पास 15 पीस होते, ऐसे जो चांडियो साहब के पास 10 पीस होते। तो अगर इस तरह से मामला होता तो अगर कुरान पीसेस में होता तो पहला एक प्रॉब्लम क्या था? कुरान का एक्सेस सिर्फ उसके पास होता जिसके पास पीसेस हैं। लेट्स से मैं और आप अपनी बात करते हैं, मेरे पास 5 पीस हैं, आपके पास 10 पीस हैं। तो पहली बात तो ये कि सिर्फ मेरे और आपके पास एक्सेस है क्योंकि यहाँ पर पीसेस हैं, और बाकी के पास एक्सेस ही नहीं है कुरान का क्योंकि कुरान के पीसेस नहीं। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास एक्सेस है तो मेरे पास 5 पीसेस का मतलब मेरे पास सिर्फ 5 सूरास का एक्सेस है, 10 सूरास मेरे पास नहीं है, वो तो आपके पास है। तो दोज पीपल एट द टाइम ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के फौरन बाद जो टाइम था, those who were having the pieces, only those people were having the access of Quranic text, और उनके पास भी जो कुरानिक टेक्स्ट का एक्सेस था वो भी इनकम्प्लीट था। अब वो सिद्दीक ने सोचा एक काम करता हूँ, कुरान को मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कुरान को मैं बुक फॉर्म में ले आता हूँ, उसकी मैं बहुत सारी फोटोकॉपी सर्कुलेट कर देता हूँ। तो इससे पहला फायदा ये होगा, किसी को कुरान याद हो ना हो, अगर उसके बाद कॉपी आ गई पूरी कुरान की तो नंबर 1 कुरान वुड बी एक्सेसिबल फॉर दैट इंडिविजुअल। नंबर 2 उसके लिए कुरान का एक्सेस 1, 2 या 4 सूरतों में नहीं होगा, उसके पास 114 सूरास का एक्सेस होगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने ये जान लिया था कि कुरान कंप्लीट सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो कि हुफाज हैं, और जो हुफाज नहीं है उनके पास एक्सेस ही नहीं है कुरान का। अगर है भी तो सिर्फ उस पीस का एक्सेस है, उस सूरा का जो उनके पास है, उनके बाकी पूरे कुरान का एक्सेस नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक मेड अ डिसीजन टू bring the Quran into the book form. One of the biggest benefit would be that the complete Quran would be accessible for everyone. Now listen to me. If somebody is going to write this point in the fashion that Hazrat Abu Siddiq compiled Quran to make it accessible for all, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये point incomplete है। आपने कुरान को बुक फॉर्म में लाने का डिसीजन इसलिए लिया because he wanted to bring or to make Quran, he wanted to make complete Quran, complete आना जरूरी है, he wanted to make complete Quran accessible for everyone, कि हर बंदे के पास कुरान का एक्सेस हो और हर बंदे के पास कुरान का एक्सेस हो, कंप्लीट कुरान का। तो आज मैं आपकी बात करते हैं
क्या आपके पास कंप्लीट कुरान का एक्सेस है? जी हाँ, लेकिन आप शायद हाफिज नहीं है। क्या मेरे पास कुरान का कंप्लीट एक्सेस है? जी हाँ, मेरी लाइब्रेरी में सामने रखा हुआ कुरान कंप्लीट एक्सेस मेरे पास मौजूद है, मैं तो कुरान का हाफिज नहीं हूँ। तो ये हुआ क्यों कि कुरान बुक फॉर्म में आया। तो कुरान अगर पीसेस में होता तो एक्सेस लिमिटेड होता, और जिसके पास एक्सेस होता उसके पास कंप्लीट कुरान का एक्सेस नहीं होता। तो दूसरा रीजन लिखो, टू मेक कंप्लीट कुरान, to make complete Quran accessible for everyone. To make complete Quran accessible for everyone. एक लाइन छोड़ के थर्ड कैलिफ की हेडिंग दे देना। To make complete Quran accessible for everyone. थर्ड कैलिफ की हेडिंग दे दें। तो उस्मान ने कुरान क्यों कंपाइल किया? बिकॉज ही वांटेड टू प्रिजर्व एक्यूरेट मीनिंग्स ऑफ कुरान। लिखो उस्मान का रीजन, टू प्रिजर्व एक्यूरेट मीनिंग्स ऑफ कुरान। और दूसरी वजह, अगर उस्मान ऐसा नहीं करते तो मुसलमानों की यूनिटी वायलेट या डिस्टर्ब होती, क्योंकि मुसलमानों में ऑलरेडी क्वारल्स और स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो चुके थे। Preserve accurate meanings of the Quran के बाद लिखना है, to maintain the unity among Muslims. To maintain unity among Muslims. To maintain unity among Muslims. अच्छा जी, आंसर्स की राइटिंग के स्टाइल में एक चीज को और से समझिएगा। Where was the point marking system? ना very first class में we had a discussion over a level marking system and point marking system. Point marking system में examiner used to count points, जितने points उतने marks। लेकिन अब तो level marking system आ गया है। level marking system में examiner आपके आंसर की क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है। So let me just assure you guys, if a student, in order to answer the part B, the student is writing 6 reasons, जैसे सवाल आया why caliphs compiled Quran, एक बच्चे ने 6 reasons लिखे, और ये बहुत highly possible है कि despite writing the 6 reasons, that student secured 2 out of 4 marks. On the contrary, on the other hand, there's another student जिसने जो है वो इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, पर रीजंस उसने 2 या 3 लिखे, रीजंस कम है, लेकिन रीजंस कम होने के बावजूद इसके मार्क्स आ रहे हैं 4 आउट ऑफ 4। उसकी वजह ये है कि ये जो स्टूडेंट्स ने 6 रीजंस लिखे हैं, उसने खाली रीजंस लिख दिए बिकॉज ऑफ दिस। यू नीड टू रिमेंबर दैट वी आर नॉट अटेम्प्टिंग आंसर्स ऑफ ज्योग्राफी, ये आंसर इस्लामियत के हैं। यहाँ रीजंस की इलस्ट्रेशन देना बहुत जरूरी है। 6 रीजंस विदाउट इलस्ट्रेशन हाफ मार्क्स। अगर किसी ने 6 रीजन लिखे, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जिसको आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बोलेंगे, डिटेल तो नहीं बतानी होती पार्ट बी में, क्योंकि बी पार्ट का मतलब क्या था, कुछ भी कर लंबी ना कर एक्सप्लेन करना होता है। तो बी पार्ट में अगर किसी बच्चे ने इंफॉर्मेशन दी, 6 रीजंस लिखे, तो रीजंस को काउंट करने पे स्कोर नहीं मिलेगा, वो इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा होगा। किसी बच्चे ने 3 रीजन लिखे और उनको प्रॉपर्ली उसने एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेनेशन की वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग और निखर के सामने आई। तो लेवल मार्किंग सिस्टम में पॉइंट की वर्थ कम है, जिन जिन पॉइंट को लिखा उसकी प्रेजेंटेबिलिटी, उसकी इलस्ट्रेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। नाउ इफ अ स्टूडेंट इज राइटिंग अ बेसिक रीजन, अब उसे दी कंपाइल कुरान टू प्रिजर्व द कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ कुरान, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक सी बात थी। लेकिन he wanted to make complete Quran accessible for everyone, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, because if Quran had been, or Quran still would have been in the form of pieces, it wouldn't have been accessible for everyone, and it wouldn't have been accessible for everyone. And those who would be having the access of Quran, they wouldn't have been having the access of the complete text and complete surahs of Quran. तो कुछ पॉइंट्स को, कुछ बातों को थोड़ा सा इलस्ट्रेट करना पड़ता है। तो बी पार्ट के आंसर्स बहुत सारे बच्चों ने लिख के दिए, मुहकमा मुतशाबिहात के, कुछ लोग बेसिक पॉइंट लिख के आ रहे हैं फ्लो चार्ट वाला, कुछ को समझा रहे हैं, समझाना बहुत जरूरी है। तो जो आखिरी पॉइंट आपने लिखा है कि उस्मान प्रिजर्व कुरान टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यहाँ पर बच्चा कम से कम अपने जो है वो 1 या 2 मार्क्स लाजमी लूज करेगा। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको अब समझा देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पार्ट बी में यूज होगा। उस्मान कंपाइल्ड कुरान टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स बिकॉज ही थॉट
if I am going to allow the recitation of Quran in different accents or dialects, we will be having different pronunciations of the same text. By having different pronunciation of the same text, it would lead Muslim community towards different meanings and different laws. And by following different laws, Muslims' practices will be non-uniform, which would eventually cause disunity among Muslim community. Therefore, Osman instructed to preserve Quran in the similar dialect to have same pronunciation, same meaning and same laws in order to have uniform practice among Muslims, to preserve the unity among Muslims or to maintain the unity among Muslims. तो अगर कोई बच्चा ये वाली बात नहीं एक्सप्लेन करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने पॉइंट तो लिखा है, रीजन तो लिखा है, पर उसको इलस्ट्रेट नहीं किया है. तो प्लीज फोर जो आपने आखिरी पॉइंट लिखा है, वी मेंटेन यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, उसके नीचे ही कॉपी कर लें. ये क्या है? ये फिफ्थ पॉइंट नहीं है, ये आपके फोर्थ पॉइंट की इलस्ट्रेशन है. तो प्लीज रिमेंबर दैट पार्ट बीज में जब कोई मुश्किल रीजन आएगा उसको इलस्ट्रेट करना जरूरी है. विदाउट इलस्ट्रेशन यू वोंट बी एबल टू सिक्योर मैक्सिमम ऑफ द हाईएस्ट लेवल. प्लीज कॉपी दैट. डिफरेंट डायलेक्ट से लेके नॉन यूनिफॉर्मिटी तक कॉपी कर लें. जगह खत्म हो जाए तो आगे पेजेस मौजूद हैं. जगह खत्म हो जाए तो आगे एक्स्ट्रा पेजेस मौजूद हैं, वहां पर जो है वो काम कर लीजिएगा. मैं आपको एक्स्ट्रा पेज दिखा देता हूँ, पेज नंबर उसका. ये देखो बेटा, आगे ये एक्स्ट्रा पेजेस हैं, ये रहे पेज नंबर 24. जगह खत्म हो जाए तो पेज नंबर 24 में एक्स्ट्रा शीट दी हुई है, वहां का काम कर लीजिएगा. चलिए कॉपी कीजिए. अच्छा, जिनको फर्स्ट टू कैलेस के या जिनका जो है लास्ट क्लास के पॉइंट्स मिस हो गए, परेशान तो वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मैं पीडीएफ जब शेयर करूंगा तो पीडीएफ शेयर होने पे आ जाएंगे आपके पास पॉइंट्स. आज मैं पीडीएफ शेयर कर दूं ना, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग तो शेयर कर ली थी, कंपैरिजन ऑफ कुरान की. पीडीएफ आज इंशाल्लाह, और आज हो जाएगा काम, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ, बारिश की वजह से मैं कहीं जा नहीं सकूंगा. I'll do that इंशाल्लाह आफ्टर मगरिब. वन ड्राइव में मालिज, वन ड्राइव में जो आपके ईमेल एड्रेस पे मेरी तरफ से फोल्डर आया हुआ है, उसी पे शेयर हुई है रिकॉर्डिंग, जहां हमेशा से रिकॉर्डिंग शेयर होती है. ना समझ में आए तो आप जो है वो टीम एसएस को कॉल कर सकते हैं, वहां पर मौजूद है. रिकॉर्डिंग वहीं शेयर करूंगा और कहाँ करूंगा, मैं अपने मोहल्ले में बाहर जाके थोड़ी लगा दूंगा रिकॉर्डिंग. ऐसी बातें हो रही है भाई यहाँ पर. जी आगे बढ़ जाए. लिख लिया तो जल्दी बता दें, डन डन लिख दें ताकि मुझे पता चले भी काम होता जा रहा है, हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह. नहीं जनाब, मोहम्मद उमैर इमरान साहब, आई एम नॉट सपोज टू इन्फॉर्म. अभी मैं यही करता रहूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भी लगाऊं फिर इन्फॉर्म भी करूं. यार अजीब हो रही बातें. बस ऑब्वियस सी बात है, फ्राइडे सैटरडे संडे के लेक्चर्स मंडे को अपलोड हो जाएंगे. फ्राइडे सैटरडे संडे के लेक्चर्स मंडे को वन ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे. एक्सेस फोल्डर आपके पास मौजूद है. अब कंसेंसस हो गया तो मुझे बार बार ऐलान करने की जरूरत नहीं है. चलो मेरे बच्चा पेज नंबर 24 पे आ जाओ जल्दी, शाबाश, तेज काम करना है, अगला टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ हमारा अभी तक. पेज नंबर 24 नहीं, पेज नंबर 28, जल्दी शाबाश. पेज नंबर 28 का क्वेश्चन पढ़ते हैं. पेज 28 में पहला सवाल लिखा हुआ है, गिव एन अकाउंट हाउ कुरान डेवलप्ड इनटू द बुक फॉर्म. If you guys remember in the very first class of compilation of Quran, I told you the discussion between the teachers and the examiner. The teachers thought कि यहाँ book form में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मसब तक लिखना होगा, लेकिन examiner निगहत बाजू ने clarify किया, when we asked the question about the book form, we meant to say the final book form which was prepared in the ruling period of Hazrat Usman. तो अगर किसी बच्चे ने initial book form तक का आंसर लिखा तो उसका 2 या 1 लेवल रिस्पॉन्स कम होगा, मतलब वो मैक्सिमम 5 या 6 मार्क्स स्कोर कर पाएगा. तो जब भी बुक फॉर्म लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि वो फाइनल बुक फॉर्म की बात हो रही है. तो आपको यहाँ तीनों जो है वो स्टेजेस लिखने पड़ेंगे. ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम से स्टार्ट करेंगे, फिर अबू सिद्दीक के दौर में इनिशियल बुक फॉर्म में मसहफ में कॉपी तैयार होगी, हज़रत उस्मान के दौर में फाइनल बुक फॉर्म आएगी. फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, वो जो मैंने और वर्डिंग्स आपको बताई थी, ये एक वर्डिंग है जो कि आपको पीछे नहीं लिख पाई है, अब इसको देख लेते हैं. राइट अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान इन द फॉर्म ऑफ मसहफ हेल्ड बाय हज़रत हफ्सा. तो पहले तो आप प्रॉफिट के दौर में पीसेस में कुरान लाएं, अबू बकर सिद्दीक के दौर में मसहफ तैयार करवा के अबू बकर सिद्दीक को मिलेगा, फिर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, फिर हज़रत हफ्सा के पास आएगा. लेकिन हेल्ड बाय हज़रत हफ्सा के साथ हज़रत हफ्सा वो कॉपी हज़रत जो है वो उस्मान को दे देंगी, और उस्मान फिर वो कॉपी हज़रत ज़ैद बिन साबित और 3 असिस्टेंट से शेयर करेंगे.
and then they're going to bring the final version of Quran. तो यहाँ पर जो है वो उसने कंफ्यूजन के लिए मसहफ और हेल्ड अल तफसा का जो स्टेटमेंट यूज किया ताकि स्टूडेंट यहाँ बस इस तरह से कंफ्यूज हो जाए कि यार पता नहीं 1, 2 या 3 स्टेजेस दिखनी होंगी। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल घुमा फिरा के पूछे गए हैं, पर दोनों में स्टेजेस तीनों ही आएंगी और 3 पैराग्राफ बनेंगे। लिखो नीचे। तो जितनी भी वर्डिंग्स होती है मेजॉरिटी में आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। 2-3 वर्डिंग्स मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में लिखवाई, 2 वर्डिंग्स याद हैं। लिखो P1, P2, P3, P1, P2 और P3 during Prophet peace on his lifetime. आप लोग लिखे, मैं इसको दोबारा शेयर करूंगा। During Prophet peace on his lifetime, P2 लिखे आप लोग। In the ruling period of first caliph, ये बड़ा मसला हो जाता है यार। लिखते रहो आप लोग, मैं यहाँ पर जरा पेन की वजह से स्ट्रगल कर रहा हूँ। ड्यूरिंग प्रॉफिट पीस ऑन हिज लाइफ टाइम, P2 in the rule of first caliph, P3 in the rule of third caliph. In the rule of first caliph, P3 in the rule of third caliph. अब थोड़ा सा स्मार्ट होने की बेनतहा जरूरत है। स्टूडेंट्स जो है ना वो हर बात का रट्टा लगाने बैठ जाते हैं ना, तो फिर ये होगा कि यार रट्टा लग गया, चलो वो आंसर याद हो गया। मान लिया यू गाइस आर जीनियस, आपका रट्टा, आपकी मेमोराइजेशन स्किल्स, आपका हाफजा बहुत अच्छा है, लेकिन यार दिस इज नॉट दी दी इटर्नल दी इवेंचुअल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली एग्जाम में इधर थोड़ा सा सवाल घुमाना है और आपको लगना है यार मुझे तो इसका जवाब ही नहीं पता है। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं नवंबर 2010 का है, अब ये इतना डिफरेंट क्वेश्चन लगेगा पर जवाब इसका बिल्कुल सेम आएगा। एग्जाम में पूछना भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू मुस्लिम्स टुडे ऑफ हैविंग द कुरान इन द बुक फॉर्म। बचेगा अबे यार सर खुर्रम तो रीजन पढ़ाए थे, सर खुर्रम तो सिग्निफिकेंस पढ़ाए नहीं, रीजन तो मुझे याद है, कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट प्रिजर्व करना था, यूनिटी मेंटेन करनी थी, एक्यूरेट मीनिंग्स के लिए काम करना था और कुरान को एक्सेसिबल बनाना था। अब यहाँ तो उसने रीजन पूछे नहीं, तो कह रहा है कुरान के बुक फॉर्म में होने के बेनिफिट्स क्या है, कुरान को बुक फॉर्म में जब लिया उसके सिग्निफिकेंस क्या है। अबे भाई जो रीजन थे वो इसीलिए थे ना कि वो रीजन जो है वो सिग्निफिकेंस बन के आ जाएंगे। कुरान को बुक फॉर्म में लाने का रीजन क्या था? टू प्रिजर्व कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ कुरान। Agar Abu Bakr Siddiq made a decision that I am compiling Quran because I would like to have complete, or I would like to preserve complete and authentic text of Quran, अगर ये डिसीजन अबू बकर सिद्दीक ले रहे हैं तो फिर सिग्निफिकेंस भी तो यही बनेगी। The significance of having Quran in the book form is that we have the complete and authentic text of Quran preserved। तो वो जो बात रीजन थी वही सिग्निफिकेंस बन जाएगी। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान क्यों कंपाइल किया? टू प्रिजर्व एक्यूरेट मीनिंग्स। तो कुरान के बुक फॉर्म में होने की सिग्निफिकेंस भी तो यही है। नाउ वी आर हैविंग सेम टेक्स्ट, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम मीनिंग, सेम लॉज, so that's why we are having accurate meanings। अबू बकर सिद्दीक ने कुरान क्यों कंपाइल किया? Because he wanted to make complete Quran accessible for everyone। कुरान के बुक फॉर्म में होने का बेनिफिट क्या है? कुरान इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो वो जो पॉइंट्स हैं रीजन के वही सिग्निफिकेंस बनेंगे, बस वो सवाल पूछने का अंदाज है। भाई ये बताओ तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? आप रीजन दोगे, सर मेरी तबीयत खराब थी, सर बारिश हो गई थी। What was the significance of getting absent yesterday? Sir, the significance was that कि बारिश की वजह से मैं बाहर आता, तो because I would have faced any sort of the episode or any sort of damage, any sort of परेशानी or whatever it is। तो आप उसी को रीजन को ही तो सिग्निफिकेंस बना के पेश करते हैं। तो बच्चा यहाँ समझता है कि 2 अलग जवाब होंगे, जवाब 2 अलग नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कभी बार सिग्निफिकेंस में एडिशनल पॉइंट आ जाता है, तो इसमें सारे पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं जो पहले के हैं। जो नया पॉइंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप लिखना शुरू करो, इसका आंसर लिखना शुरू करो। मैं टाइप कर रहा हूँ ताकि मेरा काम जो डिस्कशन जल्दी हो जाए। मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, आप लिखना शुरू करो पार्ट बी का आंसर।
समीना खानी बोल रहा है मैं स्कूल इसलिए नहीं आया, माई लाइफ माई रूल्स। सही जा रहा है भाई, तू स्वैग नहीं खत्म हो रहा तुम्हारा है। देखिए भाई, पहली सिग्निफिकेंस है प्रिजर्वेशन ऑफ कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ कुरान। प्रिजर्वेशन ऑफ कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ कुरान, आप इसी स्पेस पे लिखते रहिएगा, मैं बस टाइप करके भेजा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ साथ साथ प्रिजर्वेशन, बाकी चैट में आप देखते रहिएगा, वहां मैंने डिटेल लिखी हुई है। पहला पॉइंट आ गया प्रिजर्वेशन। अब कुरान की बुक फॉर्म में होने का दूसरा फायदा जो मैंने आपको भी अपनी और आपकी और मेरी एग्जाम्पल समझाया, एक्सेस ऑफ कंप्लीट कुरान फॉर एवरीवन। अच्छा पहला पॉइंट नहीं आया, सॉरी, मैं समझ गया क्यों नहीं आया। रुकिए रुकिए रुकिए, वो एक ही बच्चे को चला गया, एक मिनट रुक जाए बेटा। ये आ गया भाई पहला पॉइंट सबके साथ, ये पहला पॉइंट। दूसरा लिखें, एक्सेस ऑफ कंप्लीट कुरान फॉर एवरीवन। दूसरा बेनिफिट, पहला बेनिफिट प्रिजर्वेशन है, दूसरा बेनिफिट एक्सेस है, तीसरा प्रिजर्वेशन ऑफ एक्यूरेट मीनिंग्स, सेम टेक्स्ट से सेम मीनिंग्स भी नहीं है, उससे सेम लॉज, यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी अमंग मुस्लिम्स। तीसरा पॉइंट और लंबा है क्योंकि उसको इलस्ट्रेट करना जरूरी है। चौथा पॉइंट आ गया प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। तो कुरान के बुक फॉर्म में होने का ये जो चौथा पॉइंट आ रहा है मेरा बेटा, ये कुरान के एक्सेस से ही रिलेट करता है। तो अगर कुरान मेरे पास बुक फॉर्म में मौजूद है, इफ आई वुड लाइक टू रीड और रिसाइट कुरान, मुझे किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, मैं आई विल जस्ट परफॉर्म एब्ल्यूशन, आई विल डू माय वुजू एंड देन ऑब्वियसली आई विल पिक अप द कॉपी ऑफ कुरान, आई विल स्टार्ट रीडिंग और रिसाइटिंग दैट। लेट्स से कि जो है मेहदी जो है वो उनको जो है वो कुरान को जो है वो याद करना है, तो ही शुड नॉट बी आस्किंग समबडी, ही शुड प्रिपेयर, ही शुड बी इन द स्टेट ऑफ वुजू, ही शुड बी पिकिंग अप द कॉपी ऑफ कुरान, जो भी उसने वर्ड्स याद करनी है वो कुरान खोले याद कर ले। किसी को कुरान समझना है तो कोई डिपेंडेंसी नहीं, कॉपी मौजूद है तो उससे पढ़ लिया। तो कुरान के बुक फॉर्म में होने के जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं वो कुरान के एक्सेस से रिलेट करते हैं। जब कुरान सबके लिए एक्सेसिबल हो गया तो उसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बुक फॉर्म में होने से ये आ गए कि एनी पर्सन कैन रीड कुरान, एनी पर्सन कैन रिसाइट और मेमोराइज और अंडरस्टैंड कुरान। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए भाई। इसके बाद हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास पेपर्स वगैरह सब कुछ कंपैरिजन खत्म हो गए। ये टॉपिक और सोशल इस्लामिक लॉ, इन दोनों टॉपिक पे बहुत ज्यादा वक्त इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में असेस होते हैं। और अब जब हम सोर्सेज की तरफ जाएंगे मेरा बच्चा, ये तो और ज्यादा मुश्किल बात इसलिए भी है क्योंकि सोशल इस्लामिक लॉ में, अल्लाह आपको भला करे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इसका कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो वापस आ जाए पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे।
पेज नंबर 11 का एंड और पेज नंबर 12 आप लोग अपने पास ये खोल के रख लें, क्योंकि मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने लगा हूं। जगह खत्म हो जाए तो आगे देख लीजिए, मैंने बताया था पेज नंबर 24 पे जगह मौजूद है। एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, जगह नहीं है तो आगे एक्स्ट्रा शीट्स है ना भाई, हर वर्कबुक में एक्स्ट्रा शीट्स दी हुई है, जगह खत्म होगी तो एक्स्ट्रा शीट्स यूज होंगी। किसी किस्म की कोई टाइपिंग मत कीजिएगा। जो आज की क्लास है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है और प्राइमरी सोर्सेज हमारी स्टार्ट होके मोर देन हाफ खत्म भी हो चुकी होंगी। तो प्लीज बहुत ध्यान देना है और बहुत तवज्जो देनी है, कोई सवाल बीच में नहीं करना, कोई टाइपिंग नहीं करनी, सिर्फ ध्यान से कुछ देर मेरी बात सुन लेंगे, दिमाग में पक्का किस्म का एक बार कॉन्सेप्ट घुस गया तो कोई गलती नहीं होगी। एक वर्ड से पूरा आंसर गलत हो सकता है, एक वर्ड या एक फ्रेज आपको पूरा पूरा आंसर डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए वो ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप बस ये पेज खोल के बैठे रहेंगे, मैं अपने जो है रफ वर्किंग वाले पेज में आपको चीजें समझाने लगा हूं। तो हम जब भी बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ की, तो मेरा बच्चा सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ तो 4 हैं, ठीक है। आपने कुछ लिखना नहीं है और मुझे डिस्टर्ब करना नहीं है, क्योंकि मैं आपको चीजें फिर एक एक करके समझाने लगा हूं। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ 4 हैं। नंबर 1 आ गई जी कुरान, नंबर 2 आ गया हदीस, आपके पास लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको जो है उसमें जहमत नहीं दे रहा। नंबर 3 हमारे पास जो सोर्स है उसको कंसेंसस बोलते हैं अंग्रेजी में, और इंग्लिश और अरबी में इजमा कहलाता है। नंबर 4 जो है हमारे पास वो है क़ियास। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ की 4, कुरान हदीस इजमा और क़ियास, तो सुन्नीज और शियाज में यहाँ पर एक जो है डिफरेंस इन आइडियोलॉजी पाई जाती है, डिफरेंस इन डिसीजन पाया जाता है। When it is about Sunnis and Shias both, Sunnis and Shias, they have a common belief that Quran, Hadith and Ijma are the first 3 sources of Islamic law. Lekin whenever it comes to the 4th source of Islamic law, according to Sunnis believe that Qiyas is the 4th source of Islamic law. Lekin Shias believe that the 4th source of Islamic law is not Qiyas. Shias believe that चौथी source जो Islamic law की है उसका नाम है अक्ल। Now, if you see, अकल का मतलब होता है ह्यूमन एनालॉजी, ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन विजडम। कियास का मतलब भी एनालॉजी, ह्यूमन इंटेलेक्ट और ह्यूमन जो है वो विजडम की बात हो रही है। तो अकल और कियास का मीनिंग भी सेम है, रेफरेंसेस भी सेम है, लेकिन सुन्नीज और शिया जब अकल और कियास की बात करते हैं तो इन दोनों में लफ्जी मायने के अलावा सिर्फ 1% का फर्क आता है। तो बिफोर 2009 व्हाट एग्जामिनर यूज्ड टू डू, एग्जामिनर जब भी सवाल पूछता था, एग्जामिनर का सवाल पूछने का स्टाइल ये था, एग्जामिनर ने देखो पहले 2009 से पहले पार्ट ए बी के अलावा सी भी आता था, तो एग्जामिनर ने क्या किया, अब तो उसके सिंस 2009 टिल डेट तो पार्ट ए और पार्ट बी आता है, अब तो सी और डी पार्ट नहीं आता। लेकिन whenever in the past time before 2009 examiner used to ask or pose a question about qiyas, एग्जामिनर ये करता था सी पार्ट में उसने qiyas पूछ लिया, लेकिन एग्जामिनर ने फिर साथ में ये करना होता था जहां भी उसने qiyas पूछा, तो कभी आप ओल्ड पासवर्ड 2009 से पहले के डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा, तो उसने डी में लिख दिया अकल। सुन्नी स्टूडेंट पार्ट सी अटेम्प्ट कर लिया करता था, शिया स्टूडेंट जो है वो पार्ट डी अटेम्प्ट कर लिया करता था। लेकिन सिंस 2009 एग्जामिनर साहब ने अकल को सिलेबस से बाहर निकाल दिया। उसकी बुनियादी वजह यह कि अकल और क़ियास 99% सेम है, सिर्फ एक बहुत छोटा सा फर्क है अकल और क़ियास में। वो फर्क जो है मैं जब आपको चैप्टर हदीस पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस पर थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर लूंगा। कल किसी बच्चे ने मुझसे इमाम मोहम्मद मेहदी के बारे में भी सवाल पूछा, वो सारी बातें अकल से जाके रिलेट कर रही होती हैं। तो पहले जो है वो एग्जामिनर अकल देता था, लेकिन 2009 के बाद उसने अकल को खत्म कर दिया। अब से 4 सोर्स से सवाल आएगा, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर एज वेल। बिफोर 2009 एग्जामिनर यूज्ड टू गिव चॉइस बिटवीन सुन्नी एंड शिया क्वेश्चंस। तो जब भी कोई सुन्नी शिया में कोई इख्तिलाफी मसला आता था तो एग्जामिनर उसमें और लगा के चॉइस देता था कि सुन्नी स्टूडेंट ये काम कर ले, शिया स्टूडेंट ये। लेकिन सिंस 2009 टिल डेट एग्जामिनर साहब ने इसमें चॉइसेस का मामला भी खत्म कर दिया है। अब अगर सवाल आ जाए क़ियास का, तो ऑब्वियसली शियास क़ियास नहीं अकल मानते हैं, लेकिन सुन्नी और शियास दोनों को क़ियास ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेंगे भाई हम शियास हैं तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे। अगर सवाल आ जाएगा तो 12 इमाम्स का, जो कि डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो 12 इमाम्स के सवाल में सुन्नी नहीं कहेगा कि भाई हमारे इमाम्स तो सारे सहाबा हैं, हम 12 इमाम्स के अलावा और भी इमाम मानते हैं, और शियास कहते नहीं हमारे इमाम्स 12 हैं। तो सुन्नी ये नहीं कहेगा भाई हमारा टॉपिक नहीं, हम इसको छोड़ देंगे, नहीं जी। अगर इमाम से सवाल आएगा, जो कि आता है 2009 में, 2012 में, 2014 में इमाम से सवाल आ चुका है, तो अगर इमाम से सवाल आएगा तो सुन्नी शिया दोनों अटेम्प्ट करेंगे, चॉइस वॉइस नहीं आएगी। और तीसरी गुफ्तगू सर ये है कि चैप्टर हदीस में जब आप मुझसे कंपोनेंट पढ़ेंगे, जो कि हमारा कंपल्सरी चैप्टर है सिलेबस का, उसमें सुन्नी कलेक्शंस ऑफ हदीस आते हैं 6 बुखारी, मुस्लिम, निसाई, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा।
तो सुन्नी कलेक्शंस का क्वेश्चन आता है जो कि 2000 जो है वो 18 में लास्ट टाइम आया था। तो सुन्नी कलेक्शंस का क्वेश्चन आएगा, सुन्नी शिया स्टूडेंट्स दोनों अटेम्प्ट करेंगे। शियास की कलेक्शन 7 नहीं होती, शियास की कलेक्शंस कहलाती है कुतुबुल अरबा। मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा, सब सिलेबस की बातें हो रही हैं। कुतुबुल अरबा 4 किताबें, किताबुल काफी, मनला यहदुल फकी, तहजीबुल अहकाम, अल इस्तिफसार, ये 4 किताबें शिया कलेक्शन ऑफ हदीस के नाम से सिलेबस में, इनका नाम भी शिया कलेक्शंस है। लेकिन शिया कलेक्शन के सवाल आ जाए जो कि 2018 में आ चुका है, तो सुन्नी को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, शिया को भी। तो व्हाट आई एम इन्फॉर्मिंग यू गाइस विद एक्सट्रीम रिस्पांसिबिलिटी हियर इज, मेरा बच्चा एग्जामिनर साहब ने अकल का सवाल देना बंद कर दिया है, अब सिर्फ क्यास तक की बात होगी। लेकिन पुत्र और साहबजादे साहबजादियों, ये बात भी जान लीजिए कि एग्जामिनर साहब अब सुन्नी शिया के बीच में किसी किस्म की चॉइस नहीं देते हैं। जो भी सवाल आएगा सबको अटेंड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका बिलीव नहीं है तो आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सुन्नी बिलीव, अकॉर्डिंग टू शिया बिलीव, लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इस बात की सिलेबस में इजाजत नहीं है। नाउ गेटिंग बैक, सिंस क्या अकल का सिर्फ टॉपिक जो है सिलेबस से निकल गया है, तो हम बात ही सिर्फ 4 सोर्सेज करेंगे। किसी किस्म का सवाल स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, मुझे आपको मेरी तवज्जो बिल्कुल भी मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। कुरान फर्स्ट सोर्स है, हदीस सेकंड सोर्स है, इजमा थर्ड सोर्स है और कियास फोर्थ सोर्स है। प्लीज रिमेंबर दैट। ये सीक्वेंस नंबर नहीं है, ये प्रायोरिटी लेवल्स हैं। These are not sequence numbers, first, second, third. No. ये sequence number नहीं है। मैं 1 2 3 4 लिखता वरना ये प्रायोरिटी लेवल है। सर खुरम, what does priority level mean? उसका मतलब मेरा बच्चा ये है, whenever me and you, we being the believers, we being the Muslims, whenever me and you, we need any type of religious guidance, the very first book we can consult is Quran. कुरान में लॉ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कुरान की जो प्रायोरिटी है एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस वो नंबर 1 है। अगर कुरान में वो गाइडलाइंस या लॉ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंप्लीट एंड कंप्लीट ना मिला, then we can consult hadith. अब hadith की priority second है. It can never happen if you're not finding a verse in Quran regarding something you are looking for. Let's say if a person is looking for the answer of the bitcoins, whether bitcoins are permissible or forbidden, उस बच्चे ने कुरान में जवाब ढूंढा, नहीं मिला, वो कह रहा मैं डायरेक्ट क्यास करूंगा, कर ही सकता हूँ डायरेक्ट क्यास। कुरान के बाद नंबर ही हदीस का है, कुरान में जवाब ना मिले तो सेकंड प्रायोरिटी हदीस की है। अगर कुरान हदीस में दोनों में जवाब ना मिले तो भी कयास नहीं कर सकते, क्योंकि कयास की तो प्रायोरिटी 4th है। फिर आप इजमा करेंगे, इजमा की प्रायोरिटी नंबर 3 है। और अगर कुरान हदीस इजमा तीनों में किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप कयास कर सकते हैं, जो कि प्रायोरिटी में नंबर लास्ट है। और जो भी सवाल होगा आज का, कल का, परसों का, वो कयास में आगे सॉर्ट हो जाएगा। इससे हमें 5वीं किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। तो सोर्सेस इस्लामिक लॉ 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान फर्स्ट, हदीस सेकंड, इजमा थर्ड और कयास फोर्थ सोर्स है। लेकिन ये सीक्वेंस नंबर नहीं है, ये प्रायोरिटी लेवल्स हैं। पहले कुरान कंसल्ट होगा, उधर जवाब ना मिले तो हदीस, वरना इजमा, वरना कयास। चंपे मारने की या डायरेक्ट या चीन को या प्रायोरिटी सीक्वेंस को अफेक्ट करने की या मुतासिर करने की इजाजत नहीं है। कुरान और हदीस जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सोर्सेज हैं, दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। ये समझ भी नहीं आया ना, आप हमेशा आंसर गलती कराओगे। Quran Hadith जो कि first and second sources हैं, they both are having a commonality. They both are having a common factor, and the common factor in both the sources is that both are primary sources. अब आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, टाइप नहीं करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट, मेरे साथ बोलो, प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट। बोलो, लिखना नहीं, अभी लिखने की बारी बाद में आएगी, अभी सिर्फ बोलना है। प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट। अभी कॉन्सेप्ट समझो। A primary source is a source of Islamic legal thinking that can form the new Islamic laws independently. In order to form the new Islamic laws, the primary sources are not dependent on any other source. Let me just simplify that. इस्लामिक लीगल थिंकिंग की प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो कि अकेले इस्लामिक लॉ फॉर्म कर सकें, और इस्लामिक लॉ बनाने के लिए, इस्लामिक लॉ एस्टैब्लिश या फॉर्म करने के लिए उन्हें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कुरान में लिखा हुआ है शराब हराम है, तो कुरान में शराब, ओ यू बिलीव इन टॉक्सिन्स एंड गैम्बलिंग आर द फिफ्टी बुक्स ऑफ शैतान, आपने आयत कई बार सुनी हुई है, शराब हराम है। ये लॉ कुरान ने अकेले बनाया। कुरान अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि कुरान प्राइमरी है। प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट सोर्स वो है जो अकेले लॉ फॉर्म कर सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार दूर तौर पर लेना, हुजूर इस्लाम की हदीस में लिखा हुआ है, खैबर का सीन ऑन था, and there were few companions, they were cooking the meat of donkeys and mules, and then Prophet, when he smelled that something was being cooked, Nabi al-Islam sent his sahabas,
go tell the other sahabas to throw away the meat because eating meat of donkeys and mules is not allowed. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने फरमा दिया गधे का गोश्त खाना नाजायज और हराम है. प्रॉफिट की कही भी बात, प्रॉफिट की भी बात हदीस और सुन्ना कहलाती है. अब अगर हदीस ने कह दिया कि वी कैन नॉट ईट द मीट और द फ्लैश ऑफ डोंकी और म्यूल, ये बात फाइनल हो गई. हदीस ने इस बारे में अकेले लॉ फॉर्म किया. हदीस अकेले लॉ फॉर्म क्यों फॉर्म कर सकती है? क्योंकि हदीस तो प्राइमरी है. प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट सोर्स वो हो जो कि अकेले लॉ फॉर्म कर सके. तो मुझे एक बात बताओ, कुरान हदीस इजमा क़ियास फर्स्ट सेकंड पर कुछ नहीं बताओ, भी सुनते रहो. तो प्राइमरी सोर्स वो सोर्स है जो कि अकेले लॉ फॉर्म कर सके. कुरान अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है, प्राइमरी है. हदीस अकेले लॉ फॉर्म कर सकती है, प्राइमरी है. प्राइमरी सोर्स वो जो कि इंडिपेंडेंटली लॉ फॉर्म कर सके. कॉन्सेप्ट बिल्कुल उजागर रखना, एकदम चौकन्ने रहना. ये बात मिस हो गई तो मेरी अगली 4 क्लासेस समझ में नहीं आएंगी. इजमा और क़ियास जो कि थर्ड एंड फोर्थ सोर्सेज हैं, इजमा और क़ियास आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर, एंड द कॉमन फैक्टर इज दैट बोथ आर सेकेंडरी सोर्सेज. अब मेरे साथ बोलना है, लिखना नहीं है. बोलना है, लिखना नहीं है. अब बोलो सेकेंडरी बोले तो डिपेंडेंट. दोबारा बोलो, सेकेंडरी बोले तो डिपेंडेंट. सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स है जो कि secondary source is source which cannot establish a new Islamic law independently or alone. In order to form the new Islamic law, secondary source is always dependent on primary source. This means that ijma और qiyas जो कि secondary dependent sources हैं, वो अकेले law form नहीं कर सकते. जब भी इजमा और qiyas को law form करना है तो उनको मदद लेनी पड़ेगी. किससे? प्राइमरी सोर्स से. प्राइमरी सोर्स कौन सी है? आइदर कुरान और हदीस. अब समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. देखो मैं बहुत डिटेल वाली बातें कर रहा हूँ, आगे मुझे इन्हीं पे आपको एक एक जो है वो पूरा टॉपिक पढ़ाना है. ये छोटी छोटी बातें पूरा टॉपिक बन जाएगी बाद में. क्या टाइप करके बताओ, हाँ या ना में जवाब देना. क्या इजमा अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है? हाँ या नहीं. क्या इजमा अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है? नहीं. इजमा लॉ फॉर्म करने के लिए मदद देगा. किससे? प्राइमरी सोर्स से. नाउ प्लीज लिसन दैट if ijma would like to establish a new Islamic law, ijma must take help from either Quran or Hadith. किसी एक से मदद देनी है. अगर इजमा ने कुरान से मदद लेके लॉ फॉर्म किया, the topic will be considered called as relation between Quran and ijma. अगर इजमा ने हदीस से मदद लेके लॉ फॉर्म किया, इसको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन हदीस एंड इजमा. यही जवाब सेम होगा. क्या अकेले लॉ फॉर्म तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्या सेकेंडरी यानी बोले तो डिपेंडेंट सोर्स है. अगर क्यास ने लॉ फॉर्म करना है, देखो एक्यूरेट जवाब देना है इंग्लिश में. एक्यूरेट जवाब देना है, सवाल पूछ रहा हूँ. इफ क्यास हैज टू एस्टैब्लिश अ न्यू इस्लामिक लॉ, तो क्यास मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम. स्टेटमेंट कंप्लीट करो. इफ क्यास हैज टू एस्टैब्लिश अ न्यू इस्लामिक लॉ, क्यास मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम. क्यास मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम. कुरान एंड हदीस गलत जवाब है. कुरान एंड हदीस गलत जवाब है. क्यास मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम. प्राइमरी सोर्सेज गलत जवाब है. क्यास मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम. प्राइमरी सोर्सेज गलत जवाब है. कुरान एंड हदीस गलत जवाब है. सही जवाब क्या है मैं बताने लगा हूं. कुछ बच्चे ने सही जवाब लिखा है खाली. क्यास मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम कुरान और हदीस. और उर्दू वाला और नहीं है. क्यास मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम आइदर कुरान और हदीस, या तो क्यास. देखो इंग्लिश बड़ी मैटर करती है यहाँ पर. कुरान हदीस का जवाब गलत है भाई. क्यास को लॉ फॉर्म करने के लिए कुरान और हदीस दोनों से मदद लेनी चाहिए. नहीं, या तो कुरान से मदद लेनी है, हदीस से. तो अगर क्यास ने लॉ फॉर्म करना है तो या तो क्यास मदद लेगा कुरान से या क्यास मदद लेगा हदीस से. अगर क्यास ने कुरान से मदद लेके लॉ फॉर्म किया, इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन कुरान एंड क्यास. अगर क्यास ने हदीस से मदद लेके लॉ फॉर्म किया, इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन हदीस एंड क्यास. तो मुझे बताओ, क्या कुरान हदीस अकेले लॉ फॉर्म कर सकते हैं या नहीं? क्या कुरान हदीस अकेले लॉ फॉर्म कर सकते हैं? यस. क्यों 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 भाई? क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं. इंडिपेंडेंट बोले तो इंडिपेंडेंट बोले तो इंडिपेंडेंट बोले तो प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट. सॉरी, नॉन्टा बोल रहा हूँ. क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट. और इजमा क्या अकेले लॉ फॉर्म नहीं कर सकते. आखिरी बार टाइप करके बता दो. इफ इजमा हैज टू एस्टैब्लिश इस्लामिक लॉ, इजमा मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम. इजमा हैज टू एस्टैब्लिश इस्लामिक लॉ, इजमा मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम. इजमा मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम आइदर कुरान और हदीस. वेरी नाइस. इजमा के लिए लॉ फॉर्म नहीं कर सकता. जिसने पूछा इस सवाल, इजमा के लिए लॉ फॉर्म नहीं कर सकता. अब रुक जाओ, टाइपिंग बंद कर देना.
मैं यहाँ पर सीक्वेंस बना रहा हूँ, ये मेरी किसी किताब में किसी नोट्स में भी नहीं है, ना ही आपको पीडीएफ में मिलेगा। अभी मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी क्लास में एक्सक्लूसिव है। बस ध्यान देना, स्क्रीन पे कुछ लिखना मत, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है और टॉपिक के नाम निकालना जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं। जब भी सोशल इस्लामिक लॉ में लॉज की फॉर्मेशन होती है, तो लॉ की फॉर्मेशन के लिए होता ये कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आई हैव टू वर्क रियली हार्ड जस्ट टू क्लियर वन सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक वर्ड कितना ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो जब भी हमारे पास लॉ फॉर्मेशन होती है तो उसकी पॉसिबिलिटीज मेरा बच्चा कुछ इस तरह की होती हैं कि एट टाइम्स मैंने कुरान में एक लॉ को ढूंढा, मुझे वो लॉ जो है वो कुरान में मिल गया, और उस लॉ की, उस टॉपिक की डिटेल्स भी मुझे कुरान में मिल गई। तो यूं कुरान ने अकेले लॉ फॉर्म कर दिया। जल्दी बताओ, क्या कुरान अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है? क्या कुरान अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि कुरान प्राइमरी है, प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट सोर्स। अब समझना, ये जो टॉपिक और पॉसिबिलिटी आपके सामने लिखी हुई है, इसको बोलते हैं कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में 10 मार्क्स का आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 जरा गौर से देखना। एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैंने कुरान में एक टॉपिक ढूंढा, मेरा बच्चा, वो टॉपिक मुझे कुरान में नहीं मिला। जल्दी बताओ, मैं कुरान के बाद फिर किसको कंसल्ट करूं? इजमा कर लूं? इजमा कर लूं? नहीं कर सकते ना इजमा, इजमा की तो प्रायोरिटी थर्ड है। तो मैं कुरान के बाद वो लॉ कहां ढूंढूंगा? हदीस में। वेरी नाइसली सेड। तो फिर मैंने यहाँ पर हदीस में वो लॉ ढूंढा, हदीस में मेरा बच्चा, मुझे टॉपिक भी मिल गया, और जब टॉपिक मिल गया तो मुझे डिटेल भी हदीस में मिल गई। यूं हदीस ने अकेले लॉ फॉर्म कर दिया। जल्दी बताओ, क्या हदीस अकेले लॉ फॉर्म कर सकती है? जल्दी जल्दी टाइप करना है, क्या हदीस अकेले लॉ फॉर्म कर सकती है? जी हाँ, क्योंकि हदीस प्राइमरी है, प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट। इस टॉपिक का नाम है हदीस एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। मेरा बच्चा, ये टॉपिक 2010, 11, 12 कंसेक्टिव 3 इयर्स हमारे पेपर 2 में 10 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन बन के आया है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टॉप सिलेबस का है वो है हदीस एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। आ जाओ पॉसिबिलिटी नंबर सी में। पॉसिबिलिटी नंबर सी ये है, मैंने कुरान में एक टॉपिक ढूंढा, तो मुझे कुरान में वो टॉपिक मिल गया, लेकिन उसकी डिटेल्स कुरान में मौजूद नहीं थी, और जब कुरान में डिटेल नहीं मिली तो मैंने हदीस में डिटेल ढूंढी, और यूं हदीस में मुझे उसकी डिटेल्स मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वर्किंग ऑफ कुरान हदीस, और ये टॉपिक कहलाता है रिलेशन बिटवीन कुरान एंड हदीस। सो एट टाइम्स कुरान अकेले लॉ फॉर्म करता है, एट टाइम्स हदीस अकेले लॉ फॉर्म करती है, दोनों के पास प्राइमरी की ताकत मौजूद है। कभी कभार कुरान हदीस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुमने मेरे साथ तफसीर में पढ़ा था, कुरान में नमाज का जिक्र है पर नमाज का मेथड कुरान में नहीं है। तो टॉपिक इज इन कुरान बट द डिटेल्स आर नॉट इन कुरान, देन दीस डिटेल्स आर गिवन बाय द हदीस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो अगर आपको याद हो, हमने ऐसे हदीस याद की थी, ऑफर प्रेयर एज यू सी मी ऑफरिंग। तो कभी कुरान ने अकेले लॉ फॉर्म करना है जैसे शराब के बारे में, कभी हदीस ने अकेले लॉ फॉर्म करना है जैसे गधे और खच्चर के बारे में, कभी कुरान हदीस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कुरान एंड हदीस। नाउ प्लीज रिमेंबर दैट दिस फ्रेज, क्योंकि इसके बारे में पासवर्ड क्वेश्चन मौजूद है। इसको हम बोलते हैं जॉइंट वर्किंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना। इसी को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कुरान एंड सुन्ना। लेकिन जिसमें एग्जामिनर कंफ्यूज करके बच्चे का सवाल का जवाब गलत करवाता है, वो सवाल मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। वो सवाल यूं पूछता है, जॉइंट वर्किंग या इंटरलिंक बिटवीन द प्राइमरी सोर्सेस। तो जब भी प्राइमरी सोर्स बोले मेरा बच्चा, दो ही सोर्स हैं, कुरान और हदीस। एग्जामिनर साहब सेकेंडरी प्राइमरी में ऐसे चुरंगी घुमाते हैं बच्चे को कि किसी तरह से बच्चा गलत जवाब लिख दे। पॉसिबिलिटी नंबर डी, टाइपिंग मत करना, गौर से सुनना, क्योंकि चीजें कंफ्यूज हो सकती हैं, इसलिए आराम से होशियारों की बात देखते रहो। मैंने कुरान में एक टॉपिक ढूंढा, मुझे टॉपिक मिल गया, लेकिन डिटेल्स ना कुरान में थी ना हदीस में। मैंने इजमा कंसल्ट किया, इजमा में मुझे टॉपिक डिटेल्स तो मिल गई, तो यूं इजमा ने लॉ फॉर्म किया। प्लीज बताइए, यहाँ इजमा ने अकेले लॉ फॉर्म किया या कुरान की मदद से? यहाँ इजमा ने अकेले लॉ फॉर्म किया या कुरान की मदद से? यहाँ इजमा ने अकेले लॉ फॉर्म किया या कुरान की मदद से? क्योंकि कुरान इजमा अकेले लॉ फॉर्म कर ही नहीं सकता, इजमा तो सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी बोले तो डिपेंडेंट सोर्स वो हैं जो अकेले लॉ फॉर्म ना कर सके। तो ये टॉपिक बनेगा रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा, जो कि एक डिफिकल्ट टॉपिक है, जो कि कुछ दिनों बाद आप मेरे से डिस्कस कर रहे होंगे। पॉसिबिलिटी नंबर ई, मैंने कुरान में टॉपिक ढूंढा, निश्तकना नहीं मिला, तो टॉपिक मुझे मिल गया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। टॉपिक हदीस में था पुत्र, लेकिन टॉपिक की डिटेल्स मौजूद नहीं थी, तो डिटेल्स मुझे मिल गई इजमा ने। यूं इजमा ने लॉ फॉर्म किया, अकेले नहीं बल्कि हदीस की मदद से। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन हदीस एंड इजमा, जिसमें द सेकेंडरी सोर्स इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एंड फॉर्म द न्यू इस्लामिक लॉ। अभी तक तो सीन बड़ा चिल चल रहा है। What I'm going to do on the screen right now, it is a wrong possibility. What I'm going to do
It is wrong. Why it is wrong? इंशाल्लाह आप सब मुझे बता पाएंगे, लेकिन let me just create a wrong possibility है. ये जो मैं करने लगा हूँ ये कयामत तक पॉसिबल नहीं है. पॉसिबिलिटी नंबर F, मैंने कुरान में एक टॉपिक ढूंढा, निष्तकना नहीं मिला. हदीस में टॉपिक ढूंढा, निष्तकना नहीं मिला. फिर वो टॉपिक मुझे इजमा में मिल गया. टॉपिक भी इजमा में था, डिटेल्स भी इजमा में थी, और यूं इजमा ने अकेले लॉ फॉर्म कर दिया. ये बात कयामत तक नामुमकिन है. क्यों? आप बताएंगे. ये बात कयामत तक नामुमकिन है. क्यों? क्योंकि इजमा तो अकेले लॉ फॉर्म कर ही नहीं सकता. इजमा बोले तो सेकेंडरी, बोले तो डिपेंडेंट सोर्स वो है जो कि अकेले लॉ फॉर्म ना कर सके. लॉ फॉर्म करने के लिए इजमा को हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो कुरान से या हदीस से. कितनी देर से मैं चीख चिंगाड़ रहा हूं ना आपके सामने. इतना चीखने चिंगाड़ने के पीछे आपको सिर्फ एक लफ्ज याद कराना है. टाइपिंग बंद करके सुन लो मेरी बात ध्यान से. अगर कोई ये स्टेटमेंट बोले, that's a pathetic statement to make and to proclaim, and this is going to be presenting the fact that कि आप एक लल्लू किस्म के आदमी, आपको कोई ना कॉन्सेप्ट पता है ना आपको कोई फैक्ट पता है. अगर कोई बच्चा लिखे when Quran and Hadith are silent, ijma is used, ये बात तो मुमकिन ही नहीं है. अबे यार, अगर कुरान हदीस साइलेंट हो गए, इजमा के लिए लॉ फॉर्म कर ही नहीं सकता, तो भाईजान, भाजी साहिबा, साइलेंट बोलने का है ही नहीं. साइलेंट बोलने की इजाजत है ही नहीं. अगर कुरान हदीस साइलेंट हो गए, इजमा लॉ फॉर्म कर ही नहीं सकता. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Consider that is a haram statement. You will never be able, as in your academics, you will never be able to make this statement. When Quran hadith are silent, ijma is used. इससे फजूल बात तो आप कर ही नहीं सकते. फिर सही स्टेटमेंट क्या होगी? सही स्टेटमेंट ये वाली पॉसिबिलिटीज की होगी. When Quran and hadith are unclear, ijma is used. Unclear, कुरान हदीस में लॉ है पर क्लियर नहीं है, तो इजमा यूज होके उसको क्लैरिफाई कर देगा. लेकिन आप साइलेंट नहीं बोल सकते. रॉन्ग स्टेटमेंट है. व्हेन कुरान हदीस आर साइलेंट, इजमा इज यूज्ड. दैट्स पैथेटिक स्टेटमेंट टू बी मेकिंग. लेकिन अगर कोई बोले व्हेन कुरान हदीस आर अनक्लियर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो एक काम करते हैं, जल्दी से आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं ना. मैं बोलूंगा रॉन्ग स्टेटमेंट, आप करेक्ट करके दोगे मुझे वो स्टेटमेंट. मैं स्टेटमेंट सुना रहा हूं, उसको करेक्ट आप लोग करो. व्हेन कुरान एंड हदीस आर साइलेंट, इजमा इज यूज्ड. गलत है, सही करो. When Quran and Hadith are silent, ijma is used. गलत है, सही कीजिए. अब जवाब सही आना शुरू हुए. शुरू वाले तो बहुत छोटे छोटे आंसर लिखे. When Quran and Hadith are क्या होगा? Unclear, ijma is used. तो साइलेंट बोलने का नहीं है, क्या बोलने का है जी? अनक्लियर बोलने का है. पॉसिबिलिटी नंबर जी, मैंने कुरान में एक टॉपिक ढूंढा. टॉपिक तो था लेकिन डिटेल्स ना हदीस में थी ना इजमा में. तो डिटेल्स मुझे मिल गई क्यास में, और यूं क्यास ने लॉ फॉर्म किया, अकेले नहीं बल्कि कुरान की मदद से. तो इस टॉपिक का नाम हो गया रिलेशन बिटवीन कुरान एंड क्यास. यस, कुरान लॉ फॉर्म कर सकता है, लेकिन कुरान किससे मदद ले रहा है यहाँ पर? यस, क्यास लॉ फॉर्म कर सकता है, लेकिन क्यास मदद ले रहा है किससे? कुरान से. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन कुरान एंड क्यास. पॉसिबिलिटी नंबर एच, मैंने कुरान में एक टॉपिक ढूंढा, टॉपिक ना मिला, लेकिन टॉपिक मुझे हदीस में मिल गया. पर उस टॉपिक की डिटेल्स ना हदीस में थी ना इजमा में. डिटेल्स मुझे मिल गई हैं क्यास में, और यूं क्यास ने लॉ फॉर्म किया, अकेले नहीं बल्कि हदीस की मदद से. इसको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन हदीस एंड क्यास. रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसने ये रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब गैस कर ली, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत तेज चल गया है. और जिसने गैस नहीं की वो परेशान ना हो, क्योंकि हम आगे जाके बार बार इस पर बात करेंगे. रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो कि क़यामत तक मुमकिन ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नंबर आई है. मैंने कुरान में एक टॉपिक ढूंढा, नहीं था. हदीस में भी वो वाला टॉपिक नहीं था, और वो टॉपिक इजमा में भी नहीं था. लेकिन वो टॉपिक मुझे क्यास में मिल गया, और क्यास ने यूं अकेले लॉ फॉर्म कर दिया. ये बात क़यामत तक नामुमकिन है, क्योंकि क्यास तो सेकेंडरी सोर्स है. सेकेंडरी बोले तो डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट सोर्स वो है जो अकेले लॉ फॉर्म ना कर सके. भाईजान, मैं गलत स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, आप लोग उसको करेक्ट करेंगे. मैं स्टेटमेंट गलत बोलूंगा, आप सही पूरी स्टेटमेंट टाइप करके भेजेंगे. आई एम गिविंग यू द रॉन्ग स्टेटमेंट राइट नाउ. When Quran, Hadith and Ijma are silent, qiyas is used. Wrong है, करेक्ट करें इसको. When Quran, Hadith and Ijma are silent, qiyas is used. ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आप लोग को करना.
When Quran, Hadith and Ijma are unclear, qiyas is used. Very nice. Very nice. चलो सवालों के जवाब दो. कुरान, हदीस, इजमा, क़यास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सोर्स हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये सीक्वेंस नंबर है या प्रायोरिटी लेवल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सोर्स, ये सीक्वेंस नंबर है या प्रायोरिटी लेवल? तो प्रायोरिटी लेवल का मतलब हुआ कि हम कुरान के बाद हदीस में जा सकते हैं, डायरेक्ट जंप पे लगाने की इजाजत नहीं है. जल्दी बताओ कुरान हदीस दोनों में कॉमन बात क्या है? कुरान हदीस दोनों में कॉमन बात क्या है? जल्दी बता दो भैया, जल्दी जल्दी शाबाश. कुरान हदीस दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों प्राइमरी हैं. प्राइमरी बोले तो कुरान हदीस में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों प्राइमरी है. प्राइमरी बोले तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो कि अकेले लॉ फॉर्म कर सके. इजमा थर्ड और फोर्थ है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? इजमा थर्ड एंड फोर्थ सोर्स है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर ये कि बोथ आर सेकेंडरी सोर्स. जज़ाकल्लाह. दोनों सेकेंडरी सोर्स हैं. सेकेंडरी बोले तो डिपेंडेंट सोर्स वो हैं जो अकेले लॉ फॉर्म ना कर सके, बल्कि लॉ फॉर्मेशन के लिए उसको जरूरत पड़े किसकी? या तो कुरान की या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की. दोनों की जरूरत नहीं पड़ती. किसी ने बोला दोनों क्यों नहीं? क्योंकि एक से काम हो जाता है. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है. पार कर ये गुफ्तगू जब खत्म हुई तो अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहे हैं. आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप पेज नंबर 12 पर आ जाए. पेज नंबर 12 पर आ जाए. हाँ, अजान हो रही होगी ना, तो अभी अजान में 3 मिनट बाकी है. अजान हो रही होगी तो मैं ना यहाँ पर पेजेस में जब राइटिंग करूंगा आप मेरे साथ राइटिंग कर लेना. खामोशी से हम राइटिंग कर लेंगे. बस मेरी एक बात सुन लो, मैं राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. उसके बाद पेज 12 और 13 पे मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा. देखो मेरी बात सुनो. ये जो है इसको हम बोलते हैं बुलेट. बुलेट का मतलब होता है मेन पॉइंट. ये है माइनस, इसका मतलब है सपोर्टिंग पॉइंट. मेन पॉइंट की इतनी औकात होती है, अगर एक 10 मार्क्स के आंसर में एक मेन पॉइंट गायब हो जाए, जिसको हम अपने वर्कबुक में किससे रिलेट करते हैं? बुलेट से. अगर एक आंसर में एक मेन पॉइंट गायब हो जाए तो स्टूडेंट जो है वो 3 से 4 मार्क्स लूज कर सकता है. अगर एक स्टूडेंट ने 10 मार्क्स के आंसर में 6 सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखे, ये सपोर्टिंग पॉइंट का निशान है, अगर किसी ने 6 सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखे तो शायद उसका एक भी मार्क ना कटे. याद रखना, ओ लेवल इस्लामियत में मेन पॉइंट की बहुत औकात होती है, सपोर्टिंग पॉइंट की बहुत ज्यादा औकात नहीं होती है. कभी कभार एक मेन पॉइंट दो दो लेवल्स ले जाता है और कभी कभार 6 सपोर्टिंग पॉइंट्स एक भी लेवल माइनस नहीं करते हैं. तो हमने एज ए ओ लेवल स्टूडेंट करना ही होता है. हम सब सुनते हैं सर खुर्रम से, सब रीड करते हैं, सब प्रैक्टिस करके होमवर्क में दिखाते हैं. याद हम करते हैं बुलेट्स, याद हम करते हैं मेन पॉइंट. बच्चा ओ लेवल्स का अंग्रेजी अच्छी है, मेन पॉइंट याद किया, सर खुर्रम के नोट से रीडिंग की और सर खुर्रम के लेक्चर सुने, रिकॉर्डिंग सुनी और स्किम किया टेक्स्ट को बार बार, और फिर अपनी लिंग्विस्टिक और कॉम्प्रिहेंशन को यूज करते हुए उसी की पॉइंट को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया. कभी ज्यादा, कभी कम, कभी बहुत कम, जैसी आपकी कॉम्प्रिहेंशन है. तो इससे जिंदगी आसान हो जाएगी. मेन पॉइंट लेकिन कभी नहीं छोड़ना. जब भी नोट्स देखोगे तो नोट्स में आप देखना टेक्स्ट सिंक चल रहा होगा, कहीं कहीं टेक्स्ट बोल्ड आएगा. जो टेक्स्ट बोल्ड है उसका मतलब वो मेन पॉइंट है, और जो टेक्स्ट अनबोल्ड है उसका मतलब वो सपोर्टिंग पॉइंट है. लेकिन क्लास में वर्कबुक में हम लोग जब भी ये बुलेट यूज करेंगे तो ये मेन पॉइंट है, ये लाजमी रट्टा लगेगा, लेकिन सपोर्टिंग पॉइंट का रट्टा ना लगे. तो अब आप मेरे साथ जो है, अजान होने वाली है, मेरे साथ आप यहाँ राइटिंग करें पेज नंबर 12 और 13 पे. जितनी लाइनें मैं छोड़ूंगा उतनी लाइनें आप भी छोड़ेंगे, और जो नंबर ऑफ लाइंस छोड़नी होंगी मैं आगे उसकी जो है वो लिखता भी रहूंगा कि कितनी लाइनें छोड़नी है. तो लिखो, पहला पॉइंट मेन पॉइंट है. अजान हो रही है, खामोशी से लिखेंगे आप. कुरान इज द मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस.
ये जो मैं रेड कलर से आगे लिख रहा हूँ, ये नंबर ऑफ लाइंस हैं विच यू आर सपोज टू लीव। तो पहले पॉइंट के बाद आपने 4 लाइंस छोड़नी है, दूसरे पॉइंट के बाद यू आर सपोज टू लीव 9 लाइंस, क्योंकि इसके अंदर फिर हम डिस्कशन जब करते रहेंगे तो सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखेंगे। अभी हम सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स लॉज आर इंडिस्ट्रक्टिबल। Its laws are indestructible. Its laws are beyond challenging. पहला पॉइंट है, कुरान इज द मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस। 4 लाइंस छोड़नी है। इट ऑफर्स गाइडेंस फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यू आर सपोज्ड टू लीव 9 लाइंस आफ्टर दैट। इट्स लॉज आर इंडिस्ट्रक्टिबल। यू नीड टू लीव 5 लाइंस आफ्टर दैट। इट्स लॉज आर बियॉन्ड चैलेंजिंग। इट्स लॉज आर बियॉन्ड चैलेंजिंग। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आपको हेडिंग मिलेगी, हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। हदीस इज अथॉरिटी नेक्स्ट टू कुरान। मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ी देर में, मुझे गलत जवाब नहीं चाहिए उसका, वरना तो जनाब पड्डा हो जाएगा, अल्फाजी पड्डा हो जाएगा आपका मेरा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, हदीस इज द अथॉरिटी नेक्स्ट टू कुरान। पेज नंबर 13 पे मैंने पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिए, पीछे देख लो। इट्स लॉज आर इंडिस्ट्रक्टिबल। इट्स लॉज आर बियॉन्ड चैलेंजिंग। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में आ गया। नेक्स्ट पेज हदीस का है। पहला मेन पॉइंट आ गया उसमें, हदीस इज द अथॉरिटी नेक्स्ट टू कुरान। 4 लाइनें छोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा मेरा बच्चा, इट एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज। इट एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज। यहां पर आप 6 लाइनें छोड़ देंगे। हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज। तीसरा पॉइंट आ गया, फिर मेरा सवाल आने वाला है आप लोग के लिए। हदीस इज यूज्ड व्हेन कुरान इज हदीस इज यूज्ड व्हेन कुरान इज साइलेंट। जवाब दीजिए, मेरा जवाब, मेरी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर मैंने स्टेटमेंट लिखी है स्क्रीन पे, हदीस इज यूज्ड व्हेन कुरान इज साइलेंट। स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बहुत अजीब किस्म के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, सही जवाब नहीं दे रहे आप लोग। बहुत कम स्टूडेंट्स के जवाब सही आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हदीस प्राइमरी सोर्स है। अगर हदीस प्राइमरी सोर्स है तो हदीस अकेले लॉ फॉर्म कर सकती है। सो इफ द लॉ इज मेंशन इन कुरान, hadith can complement and hadith can provide the clarification of that law of Quran. लेकिन अगर कुरान साइलेंट है किसी बात पर तो हदीस लॉ फॉर्म कर सकती है, बिकॉज हदीस इज अ प्राइमरी इंडिपेंडेंट सोर्स। हाँ, अगर कुरान हदीस साइलेंट हो जाए तो इजमा लॉ फॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जब बात आएगी हदीस की, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऊपर देखो लिखा है, हदीस कुरानी लॉज को एक्सटेंड कर रहा है। कुरान में लॉ है, हदीस ने उसको सिंप्लीफाई किया है, क्लैरिफाई किया है, उसकी फर्दर इलस्ट्रेशन दे दी है। तीसरा पॉइंट क्या है, कुरान में लॉ ही नहीं, जैसे कि गधे के बारे में, ईटिंग द मीट ऑफ डोंकीज एंड म्यूज इज प्रोहिबिटेड,
तो कुरान ने उस बारे में एक बात ही नहीं है, कुरान साइलेंट है, पर हदीस ने उसका लॉ फॉर्म कर दिया पुत्र, क्योंकि हदीस तो अकेले लॉ फॉर्म कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके आगे 10 लाइनें छोड़नी है, 10 लाइनें छोड़नी है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 11 लाइनें छोड़ दो, जगह कम पड़ जाएगी, वरना 11 लाइनें छोड़ दो। चले ध्यान लेता हूँ आपका। इंटरप्रिटेशन को अरबी में क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन को अरबी में क्या बोलते हैं? सही था, मानू का जवाब आया बड़ी जल्दी से, वेरी नाइस, जबरदस्त। इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं तफसीर। इट प्रोवाइड्स इंटरप्रिटेशन, ब्रैकेट में लिख दो, तफसीर ऑफ की वर्सेस ऑफ कुरान। इट प्रोवाइड्स तफसीर ऑफ की वर्सेस ऑफ कुरान। जल्दी भाई जल्दी, जैसे ही खत्म करें फिर शुरू करते हैं हम लोग। मैंने बहुत स्लो लिखा, उम्मीद है कि सबका काम हो गया होगा। Hadith is authority next to Quran. It extends Quranic laws. It is used when Quran is silent. Hadith provides interpretation of key verses of Quran. अभी मीन्स क्या है मोहम्मद उमैर, ये तो मैं समझाऊंगा ना, अभी तो मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। क्या लिखे हैं जरा बताओ, ये क्या लिखे हैं? सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं या बुलेट्स लिखे हैं? क्या लिखे हैं आपने? ये सारे ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं या बुलेट्स हैं? रट्टा किसका मानना है? बुलेट सपोर्टिंग पॉइंट्स का या दोनों का? किसका रट्टा मानना है? बुलेट सपोर्टिंग पॉइंट्स या दोनों? देखो अभी भी कुछ अल्लाह मियां की गायें बैठे हैं, साथ बोल रहा है दोनों का। भाई रट्टा सिर्फ बुलेट्स का होगा, और फिर अपनी कॉम्प्रीहेंशन और अपनी लैंग्वेज को लैंग्वेज स्किल्स यूज करते हुए उसकी इलस्ट्रेशन खुद दी जा सकती है। अब एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा भाईजान, बात जरा ध्यान से सुन लें। मैं जब पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद मैं टाइप करके पॉइंट बताऊंगा तो सपोर्टिंग पॉइंट्स आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सरफरम की बात सुनेंगे, एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो गुफ्तगू आगे जाएगी। राइटिंग शाइटिंग बंद, क्योंकि अगले 20 मिनट का प्योर लर्निंग जारी आगे, बहुत सुकून से काम हो गया। अब स्क्रीन पे देखते रहो और कहानी देखो मैं कहां लेके जा रहा हूँ। भाईजान 2008 में हदीस का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आया। 2008 में हदीस का क्वेश्चन आया 2.5 मार्क्स का। 2009 में हदीस का क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। और 2011 एंड 12 में पेपर 2 में खास तौर पे हदीस का क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का। तो भाईजान हदीस का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का भी आता है, यानी कि ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन में अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 4 सोर्सेज पूछी तो एक सोर्स 2.5 मार्क्स की हो गई। कभी एक क्वेश्चन में 2 सोर्सेज आती हैं तो एक सोर्स 5 मार्क्स की हो गई। कभी एक क्वेश्चन में एक ही सोर्स आती है कि भाई राइट एन अकाउंट ऑन हदीस एज अ सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग, तो हदीस 10 मार्क्स की हो गई। ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन में पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है। अभी हम बहुत हलवे टॉपिक करके आ रहे हैं, अब जो है वो मुश्किलात पे जो है पूछ चुके हैं। ये अब आसानियां खत्म हो गई हैं या मुश्किलात का दौर शुरू हो गया है? अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। अगर हदीस का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, अगर हदीस का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है तो आपको कवर करने हैं ये वाले 4 पॉइंट्स। ये तो फेयर इनफ है, बड़ी इजी सी लाइक अ पीस ऑफ केक बात है, कोई मसला नहीं है। अगर हदीस का क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, जो कि मैं अभी सारे क्वेश्चन आपको पास पेपर के कराऊंगा, इसके कुछ 10 से 12 पास पेपर्स हैं खाली प्राइमरी सोर्सेज के। अगर हदीस का क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आएगा तो भी आपको लिखने हैं यही वाले 4 पॉइंट्स। लेकिन अगर हदीस का क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आ जाए तो भी आपको लिखने हैं यही वाले 4 पॉइंट्स। अबे ये क्या सीन है? अबे सीन ये है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो बुलेट्स तो यही रहेंगे, इनकी जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो कभी आपको इन्हीं बुलेट्स को एक्सटेंसिव आंसर बनाना है, मतलब यू नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल द डिटेल्स एज वेल। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो बुलेट्स तो यही रहेंगे, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो हो जाएंगी ब्रीफली डिस्क्राइब। याद है ना, डिस्क्राइब लंबी कर है, ब्रीफली डिस्क्राइब थोड़ी लंबी कर है। अगर हदीस 2.5 मार्क्स का होगा तो बुलेट्स यही रहेंगे, लेकिन इनकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज्यादा कंसाइज हो जाएंगी। तो हदीस के 3 आंसर्स बनेंगे। नंबर 1 इन बुलेट्स के साथ कंसाइज आंसर, नंबर 2 मीडियम लेंथ आंसर, नंबर 3 एक्सटेंडेड वर्जन।
At times you need to stretch your answer. At times you need to write these bullets in the medium length. At times you need to mention these 4 points in a suppress यानी compress यानी concise length. तो आप कोई बच्चा जो O levels पढ़ रहा है, मैट्रिक तो नहीं कर रहे ना भाई. O levels का बच्चा तो पागल थोड़ी है कि वो क्या 2.5 मार्क्स वाला अलग याद करूंगा, 5 मार्क्स वाला. अबे भाई रट्टा ही मारना था तो यार कराची में मैट्रिक ही कर लेता है यार. O levels क्यों कर रहा है? O levels करना है तो भाई रट्टा नहीं मारना है ज्यादा. O levels करना है तो भाई करेंगे ये. हम बुलेट्स याद करेंगे 4. सरखुर्रम की बात ध्यान से सुनेंगे. सरखुर्रम हमें सिखाएंगे how to write the extended version, how to write a medium length answer, and what should be added or subtracted for the compressed answer. सरखुर्रम की बातें सुनने के बाद मुसीबत हुई तो रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे. फिर सरखुर्रम के नोट्स पढ़ेंगे. रीडिंग हम सारे पॉइंट्स की करेंगे. रट्टा हम बुलेट का मारेंगे. फिर सरखुर्रम ने जो मेथड सिखाए हैं उसी से हम कभी डिटेल लिखेंगे, कभी मीडियम लेंथ लिखेंगे, कभी कंसाइज आंसर लिखेंगे. तो याद तो सिर्फ बुलेट्स ही होंगे. अब अगर दिमाग खराब हो गया है और कोई चर्च का नशा कर लिया है तो फिर 3 आंसर अलग अलग याद करो. कुरान के 3 अलग याद करो, हदीस के 3 अलग याद करो. इजमा के तो कम से कम 12 से 15 सवाल हैं. तो जिंदगी यही तमाम हो जाएगी. तो जिंदगी आसान करें. प्योर लर्निंग की मेथोडोलॉजीज पे जाइए. When there is a method of teaching, तो there are a lot of good methods of learning as well. आपको यही ज्यादा सूट करना चाहिए. इनमें दूसरे एरियाज की तरफ जाएंगे तो मुसीबत पड़ेगी. तो अब मैं करता ये हूँ, मैं आपको इन बुलेट्स की एक्सप्लेनेशन देता हूँ. अब समझना एक बात को. कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बेसिक ही रहेंगे. जैसे ये वाला, इसको आप कितना ही खींच लो, इसका मोस्ट एक्सटेंडेड वर्जन भी 4 से 5 लाइन का है. दैट्स इट. क्योंकि इसके ज्यादा अंदर तफसील नहीं है. लेकिन कुछ बुलेट्स ऐसे हैं जैसे ये वाला बुलेट पॉइंट और ये वाला बुलेट पॉइंट. ओए होए, इन 2 बुलेट पॉइंट्स के बारे में आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप 3-3.5 पेज का आंसर लिख सकते हैं. तो कुछ बुलेट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं. तो वो आपको मुझसे लाजमी सीखना है. मेरा लेक्चर खाली ये नहीं कि हाँ भाई सुना, ये करा वो करा वो करा. नहीं भाई, याद रखनी है बातें और सीखना ये कि यार एक्सटेंशन और उसकी जो है वो सप्रेशन या उसको जो है कंप्रेस आंसर को करना है तो कैसे करेंगे. सप्रेशन बोलो, कंप्रेशन. तो यहाँ पर मैं आपको तमाम गाइडलाइंस दे रहा हूँ. अब आपसे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. फिर मैं आपको लेक्चर के साथ साथ ये बताऊंगा ये एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है, ये मीडियम लेंथ और ये कंसाइज लेंथ आंसर हो सकता है. तो पहले पॉइंट पे आते हैं. लिखना कुछ भी, से मेरी बात सुनना. कुरान इज अ मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस. सर खुर्रम इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, ये पॉइंट्स याद हो गए ना तो हमेशा सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ में ये बेसिक स्टार्ट होता है. कुरान इज अ मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस को अगर कोई एक्सप्लेन करे तो बताएगा whenever Muslims need any type of religious guidance, whenever Musliman needs any type of religious guidance, the very first book Muslims consult is Quran. This is because Quran is the first source of Islamic legal thinking. तो कुरान सबसे पहले क्यों कंसल्ट होगा? प्रायोरिटी में नंबर 1 है. मुझे जल्दी से बता दीजिए, अगर कुरान फर्स्ट सोर्स है तो कुरान में एक और बात क्या खास है? फर्स्ट के अलावा कुरान क्या है? फर्स्ट सोर्स के अलावा कुरान क्या है? जल्दी बताओ, कहां सो गए क्या? फर्स्ट सोर्स के अलावा कुरान क्या है? प्राइमरी सोर्स है. Quran, which is the first of Islamic law, Quran is also the primary source of Islamic law, which means that Quran is independent source of Islamic law, which also means that Quran can form the new Islamic laws independently. In order to form the new Islamic laws, Quran does not need support of any other source because it is primary means independent. अब सवाल ये उठता है, सर खुर्रम, ये जो आप बता रहे हैं कुरान, क्या ये एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है? जी हाँ. सर खुर्रम, क्या ये लीगल सोर्स ऑफ गाइडेंस है? लीगल सोर्स वो होगी, क्या ये एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है? जी हाँ. क्या ये एक लीगल सोर्स ऑफ गाइडेंस है? जी हाँ. लीगल सोर्स वो होगी जिसकी परमिशन हो. परमिशन कौन दे सकता है इस्लाम में? या तो अल्लाह या अल्लाह के रसूल. इट इज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस. यस, वी नो दैट. इज इट लीगल? क्या इसकी परमिशन है? परमिशन अल्लाह या अल्लाह के रसूल देंगे. तो वी नीड टू फाइंड इट आउट कि ये ऑथेंटिक और लीगल सोर्स है या नहीं है. जी हाँ, कुरान एक लीगल सोर्स है. कुरान एक परमिसिबल, एक ऑथेंटिक सोर्स है. उसकी वजह आप इसको एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ यूज कर सकते हैं, लेजिस्लेशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुरान को एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस यूज करने की इजाजत देने वाली जो हस्ती और जात है वो अल्लाह की जात है. चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अलिफ लाम मीम के बाद, अलिफ लाम मीम के आगे है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन. दिस इज द बुक and it is guidance for those who fear Allah. आज मैं आपको काफी सारी कोटेशंस याद कराऊंगा. ये आज की सबसे मुश्किल कोटेशन है. This is the book. 2-3 बार बोलूंगा, फिर याद हो तो टाइप करना. अब इसे सुनो. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. पहले बोलते रहो मेरे साथ, याद हो तो लिखना, उससे पहले मत लिखना. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. This is the book
and it is guidance for those who fear Allah. नहीं, मोहम्मद सलीम आपने सही नहीं लिखा. This is the book, अदीम ने सही लिखा है. This is the book, comma, and it is guidance for those who fear Allah. अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन. मुत्तकीन जो अल्लाह से खौफ खाने वाले लोग होते हैं. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. बहुत कम लोगों ने टाइप करके भेजा अभी तक, मतलब याद नहीं हो रही. आजकल सबसे मुश्किल कोटेशन है, मुझे मालूम है. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. Who fear Allah. जी जी सब टाइप करेंगे भाई, मैं आगे क्यों जाऊं जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा. याद होगी ना, आयत मुश्किल है ये. तो बस यहाँ 3 ही पॉइंट्स आएंगे. कुरान फर्स्ट सोर्स है, कुरान प्राइमरी इंडिपेंडेंट सोर्स है, और कुरान एक लीगल सोर्स है. क्योंकि कुरान की परमिशन किसने दी है? अल्लाह पाक ने खुद. कहाँ पर? सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2. पॉइंट्स लिखना शुरू करो. लिखो बेटा पॉइंट्स वर्कबुक में. यहाँ पर पेज नंबर 12 पे आ जाओ. यहाँ पर राइटिंग होगी, यहाँ पर राइटिंग होगी. मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, सपोर्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं. पहला पॉइंट आ गया, मैं नंबरिंग करके लिख रहा हूँ. आप भले नंबरिंग करें या ना करें, आपकी मर्जी है. पहला पॉइंट आ गया, फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ. सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ के बाद दूसरा पॉइंट लिखना है नेक्स्ट लाइन में, प्राइमरी सोर्स व्हिच मींस इट कैन फॉर्म लॉज इंडिपेंडेंटली. It is a legal source because its permission is given by Allah in 2:2 Surah Baqarah. It is a legal source because its permission is given by Allah in 2:2 Surah Baqarah. 2:2 Surah Baqarah. तीन पॉइंट्स आ गए. Permission, Muhammad Umair, whether we can use Quran as a source of legal thinking or not. उसको formation of laws के लिए use कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे laws कुरान में लिखे हुए हैं. एक टाइम मुझे पता चल करना है किसी चीज के बारे में, तो मुझे कुरान में इशारा मिल जाए, तो क्या मैं उस इशारे को लेके इस्लामिक लॉ फॉर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उसकी परमिशन दी कि ये बुक ऑफ गाइडेंस है, ये बुक ऑफ लेजिस्लेशन है, इसको लॉ के लिए ही भेजा गया है, और इसी ने बताना है कि हलाल क्या है हराम क्या है. बस आज की क्लास खत्म, इतना ही पढ़ाना है. सवाल है तो पूछ लें, फिर हम कल मिलेंगे. जी जी कल क्लास होगी. आज मैंने बगैर इलेक्ट्रिसिटी की क्लास ले ली है. यूपीएस पे क्लास हो रही है और मेरे पास जो डिवाइसेज हैं वो पोर्टेबल हैं, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है बाहर, और कभी खिड़की खोलना बंद कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि हो जाएगी. मैं पढ़ा लूंगा भाई, और जिन लोगों ने मिस कर दी अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे. सो वी शुड नॉट बी मिसिंग दीज क्लासेस. ऑब्वियसली एक बार ईद की हॉलीडेज भी आ गई हैं. एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस के आप बाय संडे जिनके व्यूज क्लियर नहीं होंगे तो वील स्टार्ट रिमूविंग दोस स्टूडेंट्स फ्रॉम द ग्रुप, जो वन ड्राइव से भी रिमूव कर दिए जाएंगे और जूम क्लासेस से भी. सो किसी भी हैसल को अवॉइड करने के लिए अपनी फी आप पे कर दें. यूजुअली हमारी फी का डे तो 10th होता है. हाँ तो 10th हो जाएगी. नहीं, बाय मंडे पे कर सकते हैं आप. सॉरी, हम रिमूव संडे को नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को रिमूव कर सकते हैं. आपको बाय मंडे आपके पास डेज होंगे पेमेंट के,
तो आपकी नेक्स्ट मंथ की पेमेंट ड्यू हो गई है अगस्त की, लेकिन वो उसकी लास्ट ड्यू डेट आपकी 10th है। यू नीड टू विजिट द कैंपस, या फिर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, उसके लिए आप कैंपस हेड से बात करेंगे, अब्दुल मोइज हैं, तौकीर हैं, या जो भी इनसे आप बात करें। बेटा अवेश, व्हाई शुड आई रीस्केड्यूल दैट क्लास? चांद्रा वाली क्लास जो थी मेरा बच्चा, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, वन ड्राइव में रिकॉर्डिंग देख लो। if you are finding anything difficult, if you think that कि नहीं समझ में आ रहा, तो you may ask me, yeah, but you can wait, क्योंकि after a few months I'm going to teach this entire chapter again, और उसको as a backup class हम लोग लेकर आते हैं। बल्कि पूरे सेशन की ड्यूरेशन में ये चैप्टर मुझे कभी कभार 3 बार पढ़ाना पड़ता है, तो फिर वो वाली क्लास ले लेना। और मोस्ट लाइकली अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो फिर तो मैं क्लास में डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बैठ जाना। लेकिन उसको ऑनलाइन रीस्केड्यूल करना, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। फिर सामने पढ़ लेना ना मुझसे, जब बैकअप क्लास ऑफर करूंगा आफ्टर सितंबर, आफ्टर नवंबर ऑफर करूंगा। दुआ भाई ऐसा होता नहीं है, कुरान और हदीस किसी मैटर पे साइलेंट हो, क्योंकि हम कहते हैं कुरान और हदीस कंप्लीट सोर्सेज ऑफ गाइडेंस हैं। इस्लाम एक कंप्लीट रिलीजन है। तो अगर आप ये बात कहेंगे कुरान हदीस में किसी बारे में गाइडलाइंस मौजूद नहीं है, तो फिर आप तो यही कहना चाह रहे हैं कि कुरान और हदीस यानी कि अल्लाह की दी हुई जो सोर्सेज है वो इनकम्प्लीट है। तो फिर तो एक और नबी भी चाहिए होंगे, फिर एक और किताब भी चाहिए होगी, फिर फर्दर गाइडेंस भी चाहिए होगी। ऐसा नहीं होता। तो कुरान हदीस में किसी मैटर पे वो साइलेंट नहीं होते, कोई ना कोई इसमें हिंट मौजूद होता है, फिर जिसमें इज्मा और कियास हमेशा काम आ जाते हैं और उसकी लॉगी को फॉर्मेशन हो जाती है। यू ब्रिंग मोस्ट डिफिकल्ट केसेस, और उसके बारे में कुरान में बिटकॉइंस की मैंने मिसाल दी है, आईवीएफ प्रोसीजर, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी की मिसाल ले लें, उसका जवाब भी कुरान से मिल जाता है। जी बेटा, कैंपसेस तो खुले हुए हमारे। अली रजा अर्शी फर्शी नहीं लिख सकते, दैट वाज ओनली फॉर गिविंग यू गाइस द कांसेप्ट and to make things easier for you to memorize. Please do not write these words, क्योंकि ये uncommon Arabic words हैं। आप सिर्फ उसमें लिख देंगे the sequence was revised and the sequence was based on the recitation made by Prophet during Tarawih prayers. Campus timing 2 से 7 है। Yes, you may leave if you are done and you don't have any question. मोहम्मद हामिद, रिकॉर्डिंग वन ड्राइव में है। आप जब हमारे पास ऐड हुए हैं जूम क्लास में, तो आपके ईमेल एड्रेसेस को अपने पास जो है वो वन ड्राइव पे ऐड करते हैं, तो आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आती है, उसमें लिखा हो, उसमें आपको बताया था कि सर खुर्रम हुसैन हैज शेयर्ड अ फोल्डर विद यू। उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आपको अपना ही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़ता है, जो आपके ही ईमेल एड्रेस का पासवर्ड है। एंड देन व्हेन वंस यू आर हैविंग द एक्सेस, वहीं आपको पीडीएफ मिलेगी, वहीं आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। तो हर क्लास के 2 या 3 दिन के बाद मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। जैसे आज की क्लास अब मंडे को शेयर होगी, अगर आज वक्त मिल गया तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी टॉपिक इनकम्प्लीट है तो उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करना फजूल है। मोहम्मद बासिम, मसहब अफसा वाला क्वेश्चन, उसने कंफ्यूजन फैलाई है। वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द कॉपी पर्पसेस बाय हज़रत अफसा, उसकी कंपाइलेशन के बारे में बताइए। तो पहले तो मसहब अफसा बनेगी, प्रॉफिट के दौर में पीसेस होंगे, उसके बाद हजरत अबू सिद्दीक के दौर में मसहब बनेगा, और मसहब ट्रांसफर होते होते हजरत अफसा के पास जाएगा। तो इसका मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 लिखनी पड़ेगी कि मसहब अफसा, उसका नाम मसहब अफसा कैसे पड़ा। मसहब अफसा जब उसका नाम पड़ गया तो क्या वो उनके पास था? Did she keep that? No. She kept the copy for few years, but later on she gave that copy to the third caliph Osman for recompilation of Quran. तो इसका मतलब वो कॉपी possessed और held by हज़रत हफ्सा, it was also given by हज़रत हफ्सा to हज़रत उस्मान। तो हज़रत हफ्सा के पास वो कॉपी कैसे आई? वो कंपाइलेशन के पहले 2 स्टेजेस हैं। हफ्सा ने कॉपी वो किनको दे दी? वो कंपाइलेशन का लास्ट स्टेज है। तो एक्चुअली उसने मसहब हफ्सा से कंफ्यूज किया है, लेकिन उसमें स्टेजेस 3 आएंगे। अब्दुल्ला अकील, मैं कोशिश करता हूँ आपके आंसर को आज पढ़ के रिप्लाई कर दूं, बस दुआ करो लाइट आ जाए हमारी जल्दी, वरना इस लाइट की टेंशन नहीं बैठे रहेंगे हम। आज का कोई होमवर्क नहीं है फातिमा? जी नहीं, नवंबर दिसंबर नहीं, कोर्स खत्म होगा अप्रैल की 30 या अप्रैल की 25 तक। क्या हो गया? कोर्स है भाई, 2 साल का कोर्स आपको 4 महीने में खत्म हो जाएगा। मजाक समझ रहे हैं आप शायद। थर्ड कैलिफ लिखेंगे मोहम्मद सलीम फिरोजी, थर्ड कैलिफ लिखेंगे।
डिटेल्स शॉर्ट कर सकते हैं तो लिखना चाहिए। फिलहाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स के लिए कल की क्लास का वेट करना होगा, बिकॉज मैंने अभी आपको सिर्फ जो है वो चीज़ बताई है, लेकिन व्हेन टुमारो आई विल बी हैविंग अ डिस्कशन द सेकंड पॉइंट ऑफ कुरान। सो उसकी बहुत डिटेल्स बहुत सारी हैं, मोर देन 2 or 3 पेजेस में भी डिटेल्स जा सकती हैं उसकी। देन आई विल बी गिविंग यू द हिंट्स एंड द आइडियाज एंड हाउ यू कैन कंप्रेस दैट पॉइंट टू द मीडियम एंड टू द कंसाइज लेंथ। तो कल तक की क्लास का वेट करना पड़ेगा, उसकी एग्जांपल्स दूंगा, डिटेल्स बहुत सारे पॉइंट्स समझाऊंगा तो पता चलेगी। तो आज टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी कंफ्यूजन को अपने जहन में भी रहने दें। इंशाल्लाह 24 घंटे बाद वो कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाएगी विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टुमारो इंशाल्लाह। अली रजा कंपैरिजन की पीडीएफ आज रात को मैं शेयर कर दूंगा वन ड्राइव में। मोहम्मद उमैर भाई, आप शायद मानेंगे नहीं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास। नहीं, बल्कि मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता। मेरे वो फाइल खुली भी थी मेरे उस पर लैपटॉप में, फाइल खुली हुई है, मैंने लास्ट फोल्डर कंपैरिजन के दोनों जो रिकॉर्डिंग से शेयर किए हैं। अगर लैग हो रहा है कासिम तो अपने इंटरनेट को चेक करें, मेरे पास इंटरनेट स्पीड बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत पप्पू किस्म की आ रही है। चलो बस बेटा, गर्मी बहुत लग रही है, मैं जा रहा हूँ। कल सवाल पूछना अपने जो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्याल रखें अपना।